पूछो जमेलो તમે થોડી વાર લાગશે થોડી વાર એને જમવા બેસો एवरीवन प्लीज पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट। एक बार सब लोग आप म्यूट पे डाल लो प्लीज। ओके सो या हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम ऑन संडे। सो आज हम लोग बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। और जो आज का मैंने टॉपिक रखा है वो ये कि रियल एस्टेट में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, हम लोग क्या कर रहे हैं रियल एस्टेट में, और हमारे नए एलएलपी का क्या अपडेट है जहाँ पे 20 पार्टनर ने साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। नए और नेक्स्ट एलएलपीज के अराउंड क्या प्लान है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में हम छोटे अमाउंट से कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और फाइनली आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये आज की मीटिंग का एजेंडा। और आई रिपीट, एक बार रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग सब म्यूट पे रखना। आपके जितने भी सवाल होंगे मैं सब लूंगा, बट अगर सब लोग म्यूट पे रखेंगे तो कॉल इजीली चलेगी, सबको अच्छे से सुनने में आएगा, समझने में आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम एज इन्वेस्टर्स सबके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सो हम सभी समझते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम एक इन्वेस्टर हैं और सब हम कोशिश कर रहे हैं ये कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं, रियल एस्टेट हैज टू बी पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, गोज विदाउट सेइंग, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रीजन क्या है? क्योंकि एक फैंटास्टिक हेजिंग देता है और एक अच्छा कॉर्पस तैयार होता है जब अभी से हम 10 साल 15 साल 20 साल का होराइजन रखते हैं और रियल एस्टेट में एंट्रीज लेते हैं। तो अगर आप 10 से 20 साल का होराइजन देते हैं और एक मॉन्यूमेंटल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो वो बिना रियल एस्टेट के नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक्सट्रीमली वॉलेटिलिटी होती है। स्टॉक मार्केट भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे हाईएस्ट रिटर्न देता है, लेकिन वहीं पे हाईएस्ट स्टेबिलिटी, सॉर्ट ऑफ गारंटीड रिटर्न्स एंड बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी की वजह से रियल एस्टेट को नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता है। सो एज एन इन्वेस्टर एवरी वन ऑफ अस शुड स्टार्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। और हम सभी जानते हैं कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। लोग छोटे शहरों से शिफ्ट होकर बड़े शहरों में जाते हैं, वहां पे जब जाते हैं तो उनके पास घर नहीं होता है, फ्लैट नहीं होता। जैसे मैं फरीदाबाद में रह रहा हूँ तो मैंने फरीदाबाद में घर खरीदा। आप लोग जिस भी बैंगलोर कोई जा रहा है, कोई मुंबई, पुणे, इस तरह की सिटीज में, तो सब लोग अपना घर लेना चाहते हैं। जिनके पास घर है तो वो भी जो नया जनरेशन है वो एक अपने लिए अपने पैसे कमाए से एक फ्लैट खरीदना चाहता है। सो रियल एस्टेट सबका एस्पिरेशन होता है, तो उस एस्पिरेशन में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा पुश हो रहा है, रेरा आया है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, अभी कोई अच्छी रोड बन गई तो वो रोड जहां जहां से गुजरेगी, जिस जिस शहर को कवर करेगी, उन सब जगह का रेट अच्छा हो जाएगा। और मैंने बताया डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, आप सब समझते हैं, हेजिंग समझ रहे हो, और बहुत सारा टैक्स बेनिफिट्स भी होता है रियल एस्टेट में। इसी वजह से हम सभी को रियल एस्टेट करना चाहिए। मूविंग अहेड कि अब हम क्या कर रहे हैं रियल एस्टेट में। सो आई लेट दीपिका, जो कि ब्रिकशायर वेंचर्स जो हमने फॉर्म किया है, आई लेट दीपिका स्पीक अबाउट कि हम लोग रियल एस्टेट में क्या कर रहे हैं। सो ओवर टू दीपिका। या हाय, हेलो एवरीवन। जितने भी अभी हमारे पास्ट प्रोजेक्ट्स रहे हैं मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि जर्नी ये स्टार्ट कहाँ से हुई। तो हमने लेट मी टेल यू, मैं अभी जो हमारी एलएलपी फॉर्म हुई है उसमें एक डेजिग्नेटेड पार्टनर भी हूँ, और आने वाली एलएलपीज में भी मैं एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रहने वाली हूँ। सो आप लोगों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी रहूंगी मैं जब भी हम लोग फॉर्म करेंगे कोई भी नई एलएलपी, और जो लोग भी हमारे साथ इसमें पार्टनरशिप में होंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं हमने ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से की थी। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी ईयर 2024 में, जब हमने देहरादून में एक प्लॉट लिया था और उस पे हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई थी। अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट तो ये हमने अगस्त 2024 में स्टार्ट किया था। 2025 में फिर हमने अपना एक सेकंड प्रोजेक्ट जो था, हमने एक फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलके एक बड़ा लैंड पैच लिया था और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, जो कि हम एलएलपी में भी आगे कर सकते हैं, या मतलब मैं स्टार्टिंग बता रही हूँ आपको कि वहां पर हमने एक बड़ा लैंड लिया था फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलके, उसमें एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट था हमारा, और उसको हमने डिमार्केशन करके 3 अलग अलग प्लॉट्स में रजिस्ट्री करवाई थी। सबके नाम पे अलग अलग थी, जिसमें से एक पार्ट हमारा था और बाकी 2 पार्ट जो है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ थे। जो हमारा ईयर 2025 था, जैसे मैंने आपको बताया, ईयर 2024 में अगस्त में हमने जो पहला हमारा प्लॉट लिया था और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हमने करवाई थी। एग्जैक्ट 1 साल में, यानी कि हमने अगस्त में वो लिया था 24 में, और
30 अगस्त 2025 में हमने इसको बना के और ये सोल्ड आउट हो चुका था। मतलब एग्जैक्ट 1 साल के अंदर अंदर हमने ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया था। सो यहाँ से जो भी हमें प्रॉफिट हमने बनाया, अच्छा खासा प्रॉफिट बना था इसमें, तो उस प्रॉफिट को हमने फिर अपने थर्ड प्रोजेक्ट में री इन्वेस्ट किया। अगर आप लोग चाहें तो ये सारी चीजों का जो वीडियो है और इसके फोटोज हैं वो मैंने रियल टाइम पे अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी डाले थे। ब्रिकशायर वेंचर्स के नाम से मेरा एक रियल एस्टेट चैनल है, वहां पे अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पे आप देख भी सकते हैं। मैंने ये सब चीजें उसी टाइम पे डाली थी, मतलब रियल टाइम पे, जिस टाइम पे जो हमारी जर्नी थी, जब हम कंस्ट्रक्शन भी करवा रहे थे, तो वो भी मैं टाइम टू टाइम वहां पर पोस्ट कर रही थी, सो दैट कि अगर आप लोग देखना चाहें हमारी पिछली जर्नी को तो आप लोग ब्रिकशायर वेंचर के नाम से जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो हमने अपना थर्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, जो हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट का प्रॉफिट था, इसको री इन्वेस्ट किया। और इसको हम लोग, हाँ, प्रॉफिट प्लस कैपिटल दोनों ही चीजें थी इसमें। और इसको हम लोग अभी सोच रहे हैं एयरबीएनबी में कन्वर्ट करने का। जिन लोगों ने इसका वीडियो या फोटोज देखा हुआ है इस प्लॉट का, तो वो लोग बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा एरिया है, हिल्स से चारों तरफ से सराउंडेड है, मसूरी व्यू है, तो वो एयरबीएनबी के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। सो वी हैव प्लान कि वहां पर हम लोग डेवलप करेंगे एयरबीएनबी। 2026 में हमारा जो था, जस्ट अ सेकेंड, 2026 में हमने अपना फर्स्ट एलएलपी लॉन्च किया। तो ये एलएलपी जो है वो हमारा 20 पार्टनर्स के साथ ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो ये अभी तक की जर्नी रही है हमारी 2024 से लेके 2026 तक की। यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स भी मैंने यहाँ पे डाली हैं, जो कि हमारा फर्स्ट जो प्रोजेक्ट था, जो पहला डिप्लेक्स हमने बनाया था, उसका कुछ एक पिक्चर्स मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पर डाली हैं। और जो सेकेंड वाला प्रोजेक्ट है, जहां पर हमने, जो मैंने बताया आपको कि एक ही बड़ा लैंड लेके फिर उसको 3 प्लॉट्स में कन्वर्ट किया फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलके, और उसकी अलग अलग रजिस्ट्री करवा के, ये आप जो सेकंड पिक्चर देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला जो प्लॉट है ये हमारा अपना पर्सनल है, और उसके साथ वाला जो है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमने ये इसको लिया था। अब ये देखिए, इसके साथ में ही इस तरीके के फ्लैट्स बने हुए हैं, जो बिल्डर फ्लैट बोलते हैं जिसे, उस तरीके के। और यहाँ पर भी हमारा प्लान यही है कि यहाँ पर बिल्डर फ्लैट्स बनाएंगे, या फिर हो सकता है कि अगर अच्छा रेट मिले, अगर अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ पर मिलेगा, तो इसको एज इट इज हम लोग सेल आउट भी कर देंगे। मतलब दोनों ही तरीके के लिए हम लोग ओपन हैं। अभी जो रिसेंट एलएलपी हमने फॉर्म की है, जो अभी हमारा पहला एलएलपी बना है, ये यहाँ पे वो 20 मेंबर्स के आप नाम देख सकते हैं। ये 20 पार्टनर्स हैं जिन लोगों ने हमारे साथ मिलके एलएलपी में काम करना शुरू किया है। सभी लोगों के जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। फाइनल डीड में जो सिग्नेचर होते हैं वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक पेंडिंग है, वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से 20 पार्टनर्स के साथ एलएलपी फॉर्म हुई है। हर एक पार्टनर का 25 लाख रुपीस ईच इसमें पार्टनरशिप अमाउंट है। मतलब ये जो टोटल ये 5 करोड़ रुपीस का एसेट है जो कि अंडर मैनेजमेंट है। 5 करोड़ रुपीस का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी ब्रिकशायर लिविंग एलएलपी के अंडर में है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इसमें होगी, लैंड ट्रेडिंग इसमें होगी, प्लॉट डेवलपमेंट इसमें होगी। अब मैं प्लॉट डेवलपमेंट के बारे में आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से होती है प्लॉट डेवलपमेंट। थैंक यू दीपिका। सो अभी तक जो हमने अपडेट्स आपको बताए, बस इसमें कुछ चीजें एक और भी मैं शेयर करना चाहूंगा जो मुझे बहुत ही फैंटास्टिक लगता है, बहुत ही क्लोज टू माई हार्ट है। ये जो 20 लोगों का आप नाम देख रहे हैं, ये सभी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं। तो हम सब, और इनमें से मैं किसी को इससे पहले पर्सनली नहीं जानता था कि मेरा कोई 10 साल पुराना एसोसिएशन है या 5 साल पुराना एसोसिएशन, नहीं। तो ये सभी 20 लोग कुछ सालों से जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहला नाम मैं बताऊं, प्रीत मोहन सिंह कोहली, तो ये इन्होंने मल्टीपल टाइम, क्योंकि ये देहरादून में ही रहते हैं और हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं, तो ये मल्टीपल टाइम्स मेरे प्लॉट पे आए, इन्होंने मेरी जर्नी देखी। तो ये काफी टाइम से बोल रहे थे रितेश अगले वाले में मैं भी तुम्हारे साथ कुछ करूंगा, अगले वाले में तुम्हारे साथ कुछ करूंगा, ऐसे ही करके। तो जितने भी नाम है, विनीत अग्रवाल, काफी टाइम से बहुत सारी चीजें हम लोग साथ में कर रहे हैं, लेकिन है सब कम्युनिटी मेंबर्स। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा ब्लेसिंग है हम सभी के लिए कि हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी बना पाए हैं जहां पे सब लोग साथ में मिलके कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स। और बाकी सब कुछ दीपिका ने कवर कर दिया। तो इस एलएलपी के साथ अब हम क्या करेंगे, मैं वो थोड़ा कवर करना चाहता हूँ कि इसमें हम प्लॉट डेवलपमेंट करेंगे और लैंड ट्रेडिंग करेंगे, ये 2 चीजें करेंगे हम एज पार्टनर्स ऑफ दिस एलएलपी।
तो वो लैंड ट्रेडिंग क्या है और प्लॉट डेवलपमेंट मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, वैसे आप सब समझते हो, सबने रखा, तो जस्ट फॉर रिफ्रेशर। तो हमने एक लैंड फाइनलाइज किया, मानो जो भी हमें पसंद आया, शॉर्टलिस्टिंग करी, हम उसका लीगल वेरिफिकेशन कराएंगे और 10 to 25% डाउन पेमेंट करेंगे, जो भी सामने वाली पार्टी के साथ अग्री होगा। हो सकता है कोई बंदा 20% मांगे, कोई 25%, कोई कहे नहीं मुझे 30% एडवांस चाहिए, तो हमने एडवांस दिया और फिर हम एक अग्रीमेंट टू सेल करेंगे, जिसे ATS कहते हैं। 3 से 4 महीने का टाइम, ये टाइम भी अलग अलग है, कोई 6 महीने भी मान सकता है, कोई कहेगा नहीं मुझे 2 महीने में ही रजिस्ट्री चाहिए, तो डिपेंड करता है। तो जो भी हमें अच्छा लगेगा हम वो अग्रीमेंट टू सेल करेंगे और फिर हम बायर को ढूंढेंगे और उसको एंड बायर को बेच देंगे, और जो मार्जिन होगा दैट विल बी द प्रॉफिट ऑफ LLP, अगर हम लैंड ट्रेडिंग करते हैं तो। अब अगर हम प्लॉट डेवलपमेंट करते हैं, ये हमने जो अभी प्लॉट खरीदा है, अब देखो ये एक प्लॉटेड डेवलपमेंट कहलाता है, कि एक प्लॉट लिया और एक प्लॉट पे सड़क डाली, इस तरीके से आप देखो ये पेड़ पौधे लगाए जो उस बंदे ने कर रखा है, हमने इसमें से ये वाला टुकड़ा खरीदा है, बट ओवरऑल ये किसी ने पूरा प्लॉट डेवलप कर रखा है, एक बड़े लैंड को छोटे लैंड प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दे, एक बड़े लैंड पार्सल को, दैट इज व्हाट लैंड प्लॉट डेवलपमेंट इज। तो हमारा यही प्लान है अपने LLP के साथ में, कि अपने LLP पे हम इसी तरीके से ब्यूटीफुल, जिसमें से कि क्योंकि हिली रीजन्स में सबसे प्राइमरी जो चीज होती है कि भाई वहां से व्यू कैसा है, तो एक अच्छा व्यू, अच्छी सड़क, अच्छा प्लांटेशन करके प्लॉट डेवलप करके निकालो, ये प्लान है। तो ईदर ऑफ दीज टू थिंग्स इज व्हाट वी विल बी डूइंग, ठीक है। अभी आगे का क्या प्लान है, तो सेकंड LLP का प्लान है, ऑलरेडी ये 9 नाम है मेरे पास, मैंने मोबाइल नंबर हाइड कर दिया, ये नाम है जिन्होंने रजिस्टर करा रखा है कि हमें नेक्स्ट LLP का पार्ट होना है। पुष्पेंद्र इस कॉल पे भी है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे इसमें से इस कॉल पे। तो अगला LLP बनाएंगे हम, इसमें भी 25 लाख ईच होगा। ज्वाइन करने के लिए brickshire@gmail.com पे ईमेल डाल सकते हो। अच्छा, और एक और चीज है, ये मैंने देख रहा था इंस्टा पे, ये आप सारे अपडेट्स हम इंस्टा पे डालेंगे, बट वो ब्रिकशायर है, CSHIR, यहाँ पे मैंने गलती से N कर रखा है, तो इट इज ब्रिकशायर, BRICK व्हाट यू कैन सी हियर। तो वो आप इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे सारे अपडेट्स भी जाएंगे। सो ये सेकंड LLP का प्लान है, 25 लाख ईच। आप लोगों में से जो भी और ऐड होना चाहते हो, इस LLP का पार्ट बनना चाहते हो, अभी के लिए सिर्फ आप यहाँ पे ईमेल डाल के छोड़ दो, बाकी आपको टीम रीच आउट कर लेगी। इसके अलावा LLP के साथ में जो और कुछ मेरा विजन है, जो प्लान है, वो ये कि हम कमर्शियल प्लॉट्स पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे अप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलता है, और उनको होल्ड करना चाहते हैं। उसमें हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उनको हम होल्ड करेंगे लंबे समय के लिए, मे बी 1 साल 2 साल, हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी मिले जो मिलके बना ले और फिर हम उनको रेंट पे डालें, क्योंकि रेंट पे बहुत अच्छा रेंट आता है। जैसे जिस ऑफिस में मैं बैठा हूँ, इसका रेंट 50,000 रुपए, अगर कोई रेंट पे ले, हमने इसको खरीदा हुआ है, ये हमारा पर्सनल ऑफिस है, बट जब हम इसका रेंट अभी 50,000 रुपए है, तो एक छोटे से समझो आप 1 CR का ऑफिस है, तो 50,000 रुपए का रेंट आ जाता है इजीली। तो कमर्शियल प्लॉट्स, ऑफिसेस को डेवलप करना, उनको होल्ड करना, फिर कुछ लग्जरी प्रॉपर्टीज, मेरा बहुत मन है, जैसे कि 20-25 करोड़ की प्रॉपर्टी हो और उसमें ज्यादा नहीं 10-12 लोग हों, तो क्या है कि एक महीना सबका हो गया, ठीक, कुछ इस टाइप से। फ्रैक्शनल ओनरशिप भी मेरा मन है लग्जरी प्रॉपर्टीज में, क्योंकि कोई भी बंदा इंडिविजुअली 25 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे हम लोग सब मिलके लग्जरी प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं। एक सेपरेट कंपनी होगी, उस कंपनी में 10 डायरेक्टर होंगे, 12 डायरेक्टर होंगे, 1 CR ईच डालेंगे, ये आगे का प्लान है, बट ये सब कुछ विजन है मेरा, वो मैं प्लान कर रहा हूँ। और प्लस जैसे हमारी LLPs अच्छा Airbnb ब्रांड बनाए, अच्छे शहरों में हम Airbnb डेवलप करें, ये सब कुछ है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, मेहरबानी है, क्या क्या होगा, बट ये सब कुछ प्लान्स है मेरे, आई वांटेड टू शेयर विद एवरीवन। और ये वाला LLP फरवरी 26 के लिए प्लान है, क्योंकि 9 लोग ऑलरेडी हैं, 2-3 के नाम नहीं है जो ऑलरेडी आ रखे हैं, तो 12-13 लोग ऑलरेडी हैं, तो 20 लोगों से मैं ये वाला LLP फेब में प्लान करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जनवरी में अभी इस वाले का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पहली इन्वेस्टमेंट करने के बाद में पहली LLP, देन वी विल मूव टू सेकंड LLP। इसके अलावा अभी कम्युनिटी में से एक क्वेश्चन डाला था किसी ने कि 5 लाख की इन्वेस्टमेंट हम लोग रियल एस्टेट करना चाहते हो, तो अभी देखो 50 लोगों ने यस बोला था, तो अभी ये डिस्कशन में हूँ, शायद 10 लाख रुपए से कुछ LLP का प्लान हो सकता है मार्च में या फेब में, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने यस बोला है, टीम आपको रीच आउट करेगी। आप लोग जब मैं इसको अनाउंस करूंगा कि कर रहे हैं, अभी मैं इसकी लीगैलिटी कैसे वर्किंग करेंगे वो सब समझ रहा हूँ, बट हाँ, हम एक छोटा अमाउंट का भी LLP प्लान कर रहे हैं।
इसके अराउंड वर्किंग कर रहे हैं, इसकी फिजिबिलिटी हमने रिक्वायरमेंट बताई हुई है, जो हमें टीम हेल्प करती है, जो कंपनी हमें हेल्प करती है सारा कंपनीज बनाने में, उनको मैनेज करने में, हमने उनको ये रिक्वायरमेंट डाला है, समझाया है, मेरी कॉल भी हुई उनसे, तो वो दे विल रिवर्ट एंड देन आई विल गेट बैक टू ऑल ऑफ यू। एलएलपी क्रिएशन का थोड़ा सा स्टेप समझा देता हूँ कि कैसे हमने बनाया है और हम क्या कर रहे हैं। तो आप ईमेल लिखोगे, आपका केवाईसी फॉर्म सबमिशन होगा, फिर एक ड्राफ्ट डीड बनेगा, आप ड्राफ्ट डीड को रिव्यू करोगे, फिर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर मिलकर एक एलएलपी बनाएंगे, एक बैंक अकाउंट क्रिएट होगा, उस बैंक अकाउंट में फिर जो हमने सबने अग्री किया कि लेट्स से 10 लाख ईच है, 5 लाख ईच है, 1 CR ईच है, तो वो पार्टनर्स वो पैसा डालेंगे और फिर फाइनल डीड बन जाएगी कि अब ये 20, जैसे अभी हमने पहला एलएलपी क्लोज कर दिया 20 लोग, तो वो हमने ये शुरू हुआ था 10 से, फिर 12 हुए, 14 हुए, 15, फिर हमने 20 पे इसको क्लोज कर दिया और अब फाइनल डील बन गई 20 लोगों के हिसाब से, ठीक है। और कंप्लायंस और फाइलिंग जो होगी वो एक इंडिपेंडेंट सीए कंपनी करेगी, क्योंकि वो हमारा एक्सपर्टीज नहीं है। जितना भी एग्जिट होगा, अगर किसी को एग्जिट चाहिए तो वो एग्जिट कैसे मिलेगा, किसी को इमरजेंसी हो सकती है, किसी को जरूरत पड़ सकती है, तो वो अपना जो एक पार्टनर का जो स्टेक है वो कोई और पार्टनर हमारी कम्युनिटी में से कोई खरीद लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज उन 20 लोगों में से किसी को एग्जिट चाहिए, तो जो 9 लोग अभी वेटिंग में है, मैं उनमें से किसी को इन कर सकता हूँ कि भाई एक पार्टनर को एग्जिट चाहिए तो आप इसके पार्टनर बन जाओ, तो वो पार्टनर अपना रजिस्ट्रेशन देगा और नया पार्टनर इंडक्ट हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे एग्जिट थ्रू सेल ऑफ स्टेक। या फिर जो हमने प्रॉपर्टी जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको बेचेंगे, पैसे आएंगे, तो सभी पार्टनर्स एग्जिट हो सकते हैं। जो पार्टनर्स उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे कि ठीक है अब हमने कर लिया, अब नेक्स्ट भी करते हैं, तो वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एग्जिट होगा। जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी वो सभी पार्टनर को एक वोट है, डेजिग्नेटेड को भी, नॉन डेजिग्नेटेड को भी। डेजिग्नेटेड नॉन डेजिग्नेटेड में फर्क क्या होता है? सिंपल सा एक बेसिक फर्क होता है, बाकी आप गूगल कर सकते हो, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, अपने सीए से भी सलाह ले सकते हो। बट जो मोटा मोटा एक फर्क होता है वो कि जो पार्टनर्स जनरल पार्टनर्स होते हैं, नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं, उनके ऊपर कंप्लायंस की और कंपनी को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारा कंप्लायंस, फाइलिंग्स, ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए एलएलपी में, और नंबर ऑफ पार्टनर्स की आई थिंक कुछ 200 तक की शायद लिमिट है। और जितनी भी डिसीजन मेकिंग हम करेंगे अपने पहले एलएलपी में और आगे आने एलएलपी में, दैट विल बी थ्रू वोटिंग। सभी पार्टनर्स को इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड एंड नॉन डेजिग्नेटेड एक वोट होगा, जो मेजॉरिटी होगी वो डिसीजन लेंगे। कोई रूल्स हमें अमेंड करना होगा जो हमने ही मिलके बनाए होंगे, हमें लगेगा नहीं ये रूल नहीं, हम ये नया लेकर आते हैं, नया क्लॉज लेकर आते हैं, तो उन सबकी जो वोटिंग होगी वो मेजॉरिटी के थ्रू होगी। कोई भी पार्टनर को एक सजेशन दे सकता है, उस सजेशन पे सब लोग वोटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में हम चलाएंगे, क्योंकि हम सभी देखो छोटे इन्वेस्टर्स, हम सभी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ऐसी ये कम्युनिटी बनी है, सबके पास लिमिटेड कैपिटल, हम सब कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो बहुत ही फेयर, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में चीजों को करेंगे तो बहुत लंबा हम लोग सब काम कर पाएंगे। हमारी सोच है, ये हमारा विजन है। और अब टाइम है आपके क्वेश्चन और आंसर्स का, और कि मैं आप लोग हैंड रेस करते जाओ, मैं अनम्यूट करता जाऊंगा, एंड देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चंस। ओके, सो सचिन, हाय। हाय रितेश, थैंक यू सो मच। ये 2 क्वेश्चन है मेरे। हेलो, एम आई ऑडिबल? या सचिन, यस, एक बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं, प्लीज बताइए। जी 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 मेरा एक है कि ये जो सेकंड एलएलपी है वो तो मैं देख लिया कि उसके लिए ईमेल करना है, मैं ईमेल कर दूंगा, बट उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो 25 लाख है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या है? मैक्सिमम भी 25 लाख है, इज इट फिक्स्ड, और कोई 2 लॉट 3 लॉट काइंड ऑफ कर सकता है? हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू सचिन। जैसे इसमें क्या कर सकते हो आप, अगर हमने अभी ये वाला जमीन नहीं खरीदी होती तो मेरा 1 CR इन्वेस्टमेंट का प्लान था, बट मैंने अभी हाल फिलहाल में वो कर लिया, तो मैं भी, जैसे मैं एक पार्टनर होता, एक मेरी वाइफ, एक मम्मी, ऐसे करके मैं 3-4 डाल सकता था। तो ऐसे ही मे बी आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आप, अगर आपका बड़ा कैपिटल है, लेट्स से यू वांट टू पुट 50 लाख और 1 CR, सो यू कैन ऐड नंबर ऑफ पीपल। बट चूंकि हर पार्टनर का इक्वल इन्वेस्टमेंट और इक्वल राइट्स होंगे, इसके लिए जो सीए फर्म है जो हमें असिस्ट कर रही है, दे हैव सजेस्टेड कि आप सबसे बराबर इन्वेस्टमेंट लीजिए। लीगैलिटी के हिसाब से वो फंक्शनल ज्यादा बेटर होता है। जी 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 सर, थैंक यू। और एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, वो ऑफ टॉपिक है, प्लीज फील फ्री टू डिस्कार्ड इट एज वेल, कि बाद में किसी कॉल में अगर आप लेना चाहे। वो मैंने लॉट 3 में 3 कॉइन्स का रिक्वेस्ट किया हुआ था, रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? हाँ, सॉरी।
हाँ प्लीज, couldn't hear you. जी जी, मैं बोल रहा था वो लॉट 3 में मैंने 3 कॉइन का रिक्वेस्ट किया हुआ था, वो अभी तक मेरा टर्न वो नहीं आया, तो मैं ऑफलाइन उसके लेंगे, लिए वेट कर, ऑफलाइन अगर कोई मैसेज टेंटेटिव हम लोग टाइमलाइन ऑफलाइन बता कर, देंगे। ओके, ऑफलाइन हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। थैंक यू। गिरिराज हाय। थैंक ए यू। हाय रितेश। हाय। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि जो अपन इन्वेस्ट कर 25 लाख है, ये 1 ईयर 2 ईयर, इसका कुछ फिक्स टाइम है एंड रिटर्न का कुछ आप बता सकते हैं क्या, लाइक द रेंज ऑफ रिटर्न व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट? Basis my experience, minimum is 20% is what we'll target. I would say 30%. तो 20 से 30% is minimum range. बाकी ऊपर वाले की मेहरबानी कृपा पे रहेगा, बट मिनिमम रेंज इज व्हाट आई सी इज 20 to 30% इजीली इन 1 ईयर फ्रेम। 1 ईयर का हम टाइम फ्रेम लेके चलेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में, क्योंकि लिक्विडिटी इज ऑलवेज वन थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, कि हमें लिक्विडिटी के लिए 1 साल का वेट करना पड़ेगा। 1 साल, 1 ईयर वुड बी गुड टाइम एंड मिनिमम रेंज वुड बी 30%। ओके, थैंक यू। एंड वो सेकंड क्वेश्चन मेरा भी सेम ही था, गोल्ड कॉइन रिलेटेड, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पांस ओवर द हाँ, ईमेल तो एंड चैट। अब आपने अभी इन्वेस्ट नहीं किया है ना उस पे? नो, आई हैव शेयर्ड, मतलब मैंने मेल डाला हुआ था ऑलरेडी, आई लोगों ने गेस गोल्ड के 8। लिए अपना इंटरेस्ट दे रखा है कि मुझे करना है, उनको टीम राइट। विल रीच आउट व्हेन वंस वी स्टार्ट न्यू लॉट। बट उसके लिए अभी आज की डिस्कशन प्राइमरीली अराउंड रियल एस्टेट। थैंक यू। थैंक यू। ये 5 to 10 वाला जब भी आएगा तो फिर मतलब शेयर करोगे आप ग्रुप में, राइट? डेफिनेटली, डेफिनेटली, थैंक यू। यस आई विल। थैंक ओके। आदित्य हाय। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते आदित्य। ये जो मिनिमम जो 5, जो आज का मीटिंग का जो टाइटल था 5 to 10 लाख जी जी इन्वेस्टमेंट वाला, तो हम उसमें चाह रहे हैं, क्योंकि हम अभी करंटली इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जी। तो हम इसमें इंटरेस्टेड थे, क्योंकि 25 लाख तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उसमें क्या हाँ सीन है? बिल्कुल सही बात है आदित्य। स्टार्टिंग में जब हम करियर स्टार्ट करते हैं तो किसी के पास बड़ा कैपिटल नहीं होता है। तो दोस्त अभी हम छोटे कैपिटल से कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने अपनी रिक्वायरमेंट एज ए कंपनी मैंने सीए फर्म को दी है कि हम लोग सब मिलकर करना चाहते हैं एक छोटे अमाउंट से भी। तो वो कैसे होगा, क्या होगा, क्या हम सेम मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमने क्वेश्चंस बोला हुआ है। बहुत जल्दी इस पे अपडेट आ जाएगा, और जैसे ही अपडेट आएगा मैं जो रियल एस्टेट वाला ग्रुप है उसमें मैं बताऊंगा कि हम लोग छोटे अमाउंट से कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वो छोटा अमाउंट क्या है, 5 लाख से, 10 लाख से, 7 लाख से क्या है, और हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो मैं एक अपडेट दूंगा। बट उस पर काम हो रहा है। जब आप लोगों ने वो 50 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, तो मैंने उसी दिन रात को एक कॉल रखी थी और मैंने उस कंपनी को अपनी रिक्वायरमेंट बता दी है। तो मैं बताऊंगा उस पर नेक्स्ट अपडेट आपको। हार्दिक हाय। हे हाय रितेश। हाय हार्दिक। सो रितेश, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है मेरे। फर्स्ट इज अबाउट द लिक्विडिटी। आपने आई थिंक आपने ये मेंशन किया कि हम लोग अपने ही ग्रुप से किसी को वो स्टेक सेल आउट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ केस अर्जेंट रिक्वायरमेंट अगर किसी को आगे जो आ सकती है उस केस में। ओके, सो आउटसाइडर्स को हम नहीं बेच सकते क्या वो लैंड पार्सल? इज इट नहीं लाइक दैट? नहीं सॉरी, नहीं बिल्कुल बेच सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए हमने मिलकर डिसाइड किया कि हम इस लैंड को 55,000 रुपया गज खरीद रहे हैं और 70,000 रुपया गज पे बेचेंगे, एग्जाम्पल, और हमें 65 का रेट मिलने लग गया, ऑफर आ गया, तो हम सबने मिलकर डिसाइड किया कि हमें 65 पे बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। तो हम सबने डिसाइड किया नहीं यार अभी तो नहीं बेचना चाहिए, अभी मान लो 6 महीने ही हुए हैं और हम थोड़ा और रुकेंगे तो हमें 70 मिल जाएगा, तो वेट करना इज बेटर। हमने सबने वोटिंग करके डिसाइड किया। तो हम सबने डिसाइड किया ठीक है, लेकिन एक बंदा था उसको पैसे की अर्जेंट थी उसी 20 पार्टनर में से, तो उसने बोला नहीं यार मेरे को तो बेचना है। तो अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो कोई बायर ले आए, या तो मैं अपने रीच आउट करके किसी को बाय आउट ले आऊं कि भैया ये अभी 65 का रेट है मार्केट रेट, तो आप दोनों आपस में नेगोशिएट कर लो, आप 60 के हिसाब से कर लो प्रॉफिट, और या 65। तो बीच में दोनों पार्टी के बीच में एक अग्रीमेंट हो जाएगा, वो एक रेट पे अग्री कर जाएंगे और वो वाला बंदा उस टाइम पे इन्वेस्ट कर देगा और उसको अर्ली एग्जिट मिल जाएगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि उसको ये 4 महीने जो वेट किया है पहले इन्वेस्टर ने, ओरिजिनल इन्वेस्टर ने, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, कम टाइम में उसको एग्जिट प्लान मिल जाएगा। वो करना चाहेगा तो पार्टनर मिल जाएगा। क्योंकि हमारी बड़ी कम्युनिटी है तो मुझे लगता है कि ऐसे पार्टनर्स जैसे अभी कैसे अभी भी 9 लोग करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से एग्जिट मिल सकता है। और दूसरा ऑप्शन है कि
जब प्रॉपर्टी बिकेगी तो एग्जिट मिलेगा। करेगा। एंड आई थिंक दिस इज द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी की यहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी जो रियल स्टेट में हमेशा एक चैलेंज रहता है वो यस, अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना जल्दी। पड़ेगा। और तभी जो कैपिटल को हम थोड़ा लंबे समय तक साइड रख सकते हैं उसी कैपिटल से करेंगे तो बेस्ट रहेगा। करेक्ट। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज अभी हम लोग सिर्फ उत्तराखंड को ही टारगेट कर ले या फिर वी आर ओपन टू अदर प्लेसेस एज वेल, बिकॉज आई सी कि वी I आर am जस्ट open लुकिंग to इनटू Jaipur. I am देहरादून। exploring Jaipur. I am exploring Lucknow and I am exploring चंडीगढ़ के पास में वाला रीजन। These 3 areas, मोहाली, ये 3 को रखा हुआ है। थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अपने ही कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं, आज उनमें से बहुत सारे लोग कॉल्स पे भी हैं, तो उनसे मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। बट अभी मैं देहरादून में थोड़ा कॉन्फिडेंस है मेरे को कि मैंने देहरादून में बनाया, बेचा, तो वहाँ पे ना बहुत अच्छा नेटवर्क है जो हमें मार्केट से सस्ते रेट पे जमीन ढूंढ के निकाल देती है और सेल करने के टाइम पे मार्केट रेट से बेटर रेट पे सेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने अपना पहला घर बेचा तो जो मैंने प्राइस रखा था 1 पॉइंट, लेट्स से जो भी प्राइस था, तो वो प्राइस पे मुझे सभी प्रॉपर्टी डीलर्स ने बोला कि आपने थोड़ा ज्यादा प्राइस रखा हुआ है, थोड़ा कम। इनफैक्ट मेरे एक फैमिली मेंबर ने भी मुझे बोला कि तुमने घर बहुत प्यारा बनाया रितेश, लेकिन अगर इसका कोई थोड़ा कम भी देगा तो तुम बेच देना क्योंकि तुम्हारा प्राइस थोड़ा हायर एंड पे। लेकिन मुझे पता था कि मैंने क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई है और वो सब बनते टाइम पे मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो सब मेरे पास प्रूफ्स थे कि मैंने क्या अंदर क्वालिटी लगाई है, जैगुआर से लेके टाइल्स कौन सी कंपनी की लगाई है, सीमेंट कौन सा लगा है। तो जब बायर मिला तो मेरे एग्जैक्ट प्राइस पे बिका, वो एग्जैक्ट माई प्राइस पे मेरा बिका। तो वहां पे वो मुझे कॉन्फिडेंस है देहरादून में अभी तो, और वो नेटवर्क अच्छा है। इस वजह से मैं अभी जो एलएलपी है हमारा पहला एलएलपी, मैं उसको वहीं पे करना चाहूंगा। लेकिन एज वी ग्रो देन ऑफ कोर्स आई एम ओपन टू टीयर 2 सिटीज में भी। मेरा बहुत मन है, जो मैं ऑलरेडी पर्सनल कैपेसिटी में कर भी रहा हूँ, तो उसको मैं एलएलपी के साथ भी करूंगा टीयर 2 सिटीज में। सो ये जो designated partners है, they only decide कि which नो नो नो, place to ऑल choose या पार्टनर्स फिर आर you are इक्वल open वोटिंग for? राइट। नहीं, सभी पार्टनर्स, 20 पार्टनर है तो 20 वोट है हर एक डिसीजन में। कोई भी बंदा सजेशन दे सकता है, कोई भी बंदा नया रूल सजेस्ट कर सकता है। सबके लिए बराबर रूल्स हैं और बराबर पार्टनर्स हैं। इट्स लाइक यार 20 लोग, 20 भाई हैं घर में, तो 20 भाई की सुनी जाएगी। सिंपल ऐसा है। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं तो ये 20 लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, 20 लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं, 20 लोग मेहनत कर रहे हैं और 20 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे छोटी से छोटी डिसीजन भी, बड़ी से बड़ी डिसीजन। ये हो सकता है कि किसी एक भाई की बात नहीं सुनी जाएगी क्योंकि 19 लोगों को लगता है ये करना चाहिए, तो 19 लोगों के डिसीजन के साथ हम जाएंगे। ओके, Thank you Ritesh for answering all the questions loyally and truly. Yeah, थैंक thanks यू for that. थैंक यू। हाय मनीष। हाय माधव। हेलो सर। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन माधव। सर एक्चुअली मैं ये बोल रहा मैं एक करके नाम लूंगा फिर सबके क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा मैनेज करना। तो आप लोग बस हैंड रेज कर दो, मुझे दिख रहा है, मैं एक करके नाम लेता जाऊंगा, आपके क्वेश्चंस लेता जाऊंगा। माधव हाय। हाय सर। एक्चुअली सर मैं ये पूछ हाय रहा माधव। था कि जो भी प्लॉट हमारा होगा लेट्स से किसी भी एक एलएलपी पे, तो क्या हम उस प्लॉट को फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे? क्या कर सकते हो? सॉरी, फिजिकली वेरीफाई यानी कि देख सकते हैं वहाँ पे जाके? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम से वेरीफाई कर सकते हो। जब हमने सिर्फ देखना शुरू करेंगे तब से ही कर सकते हो, लेने की तो बहुत दूर की बात है। जैसे अभी मैंने 3 को लिया है तो तीनों का वीडियो, लोकेशन सब कुछ ग्रुप पे डाल दिया है। 20 पार्टनर्स के साथ में पेपर्स भी भेजना शुरू कर दिया है उस वाले ग्रुप पे। जैसे जैसे पेपर्स हमारे पास आएंगे तो सब कुछ विजिबिलिटी रहेगी। जब शॉर्टलिस्ट करेंगे तब से वेरीफाई कर सकते हो सकता है कि मुझे कोई जमीन 55 मिल रही हो लेकिन हमारे किसी पार्टनर का कोई जान पहचान हो वहां पे बढ़िया हो, तो वहां पे हो सकता है वो जमीन हमें 54 पे मिल जाए। तो एज ए कंपनी हमें बेस्ट डील चाहिए, चाहे वो कोई भी ला के दे दे। और सर वन मोर क्वेश्चन, क्या यहाँ सर लॉस के भी चांसेस है क्या? दुनिया में हर एक इन्वेस्टमेंट में यार लॉस के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर सभी इन्वेस्टमेंट में से कोई थोड़ा सेफ होता है तो वो रहता है रियल एस्टेट।
बस इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है लीगैलिटी का, यानी जो प्लॉट आप पसंद कर रहे हो, जो प्लॉट आप खरीद रहे हो, उसके लीगल पेपर सॉलिड होने चाहिए। और उसके लिए क्या है, उसके लिए जो हमारा जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो ये कि 2 सीनियर लॉयर्स हैं हमारे पास में देहरादून में, जिनके अपने चैम्बर्स हैं और वो लैंड में ही डील करते हैं। वो लैंड वेरिफिकेशन और लैंड रिलेटेड लॉयर्स हैं। तो हम उनको पेपर भेजते हैं और एक ही पेपर को 2 लॉयर को भेजते हैं और वो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो हमारे पास 2 रिपोर्ट बन के आती है एक ही जमीन की। जो मैंने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी करी है वो ऐसे ही करी है। एक ही जमीन के पेपर्स को हम 2 जगह भेजते हैं और वो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो जो रिपोर्ट है वो ऑथेंटिक रिपोर्ट बन के आ जाती है। इसमें से एक लॉयर गवर्नमेंट बैंक्स के लिए भी पेपर्स बनाते हैं, तो काफी सीनियर लॉयर है और वो भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट है। ओके, थैंक यू सो मच सर बताने के लिए। मोस्ट वेलकम माधव। शुभम हाय, शुभम भारद्वाज हाय, शिवदत्त हाय, मनीष हाय। हेलो। Hi Ritesh, Shivdat this side. हाय शिवदत्त। Okay, so Ritesh, मेरा question था, like couple of my questions have already been answered, like Hardik has asked, like, so the remaining one is like I want to know like what is the expected, life of this partnership. Like for example, like if you're saying that we are buying one plot, so once we are selling it, the partnership will wind, or like the plans is to reinvest in other things also. See, my personal opinion and my personal desire is that this partnership continues, क्योंकि 20 लोग हैं। ये 20 लोग जैसे हमने एक प्लॉट पे काम किया तो हमने बेच दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो पार्टनरशिप को लीगल वो सब कुछ इन प्लेस है ऑलरेडी। और हम सबको, जैसे मुझे दोबारा री इन्वेस्ट करना है और आई एम श्योर उन 20 पार्टनर्स को भी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बाकी भी करनी, तो वो कंटिन्यू रहेगा। ये हो सकता है उनमें से 2 पार्टनर का कोई और अपॉर्चुनिटी आ गई, उनको कुछ अपना पर्सनल करना, तो हो सकता है 2 पार्टनर बोलेंगे हमें एग्जिट चाहिए, तो वो 2 हट जाएंगे। तो 18 लोगों की एक पार्टनरशिप तो है, तो 18 लोगों से काम कर लेंगे। हो सकता है 2 नए लोग उसी पार्टनर में जोड़ दे तो 20 फिर से हो गए। अगर नहीं भी जोड़ा तो भी 18 लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लीगैलिटी इस तरीके से चलता रहेगा, मतलब लीगल वे में एक पार्टनरशिप बन गई तो वो कहीं मतलब हमेशा के लिए भी रह सकती है। ओके, सो थैंक यू। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा एग्जिट वाला जो पार्ट है उस पे तो आप इलेबोरेट कर सकते हो क्या? लाइक नॉट एट द एंड, लाइक इफ समवन इज विलिंग टू एग्जिट इन बिटवीन, तो लाइक वो जो रेट रहेगा, लाइक हाउ इट विल बी आइडेंटिफाइड एंड लाइक वो कैसे रहेगा? बहुत ही फेयर और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है शिव। तो बेसिकली शिव का क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने इन्वेस्ट किया और 6 महीने बीत चुके और अब किसी को एग्जिट चाहिए, तो अब क्या होगा? तो अब इसमें क्या है ना, एग्जिट जो है वो प्राइमरली 2 लोगों के बीच का डिसीजन है, क्योंकि वैल्यू जो है ये 2 लोग बीच के लगाएंगे। जो ये बंदा है जो अभी पार्टनर है, अभी उसको एग्जिट चाहिए, तो एक ऑप्शन हो गया कि अभी इन्वेस्ट किया, अभी एग्जिट चाहिए, या 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, तो बोल रहा है भाई मुझे मेरे 25 लाख रुपए आप दिला दो, मुझे एग्जिट चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो किसी भी पार्टनर को हम बोलेंगे तो वो पार्टनर, कोई भी पार्टनर नया बन जाएगा और उस पर 25 लाख मिल जाएंगे। ऑप्शन बी कि नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि हम जो बाकी के 24 लोग हैं वो 1-1 लाख डाल के मतलब उसको पूरा कर देंगे, तो भी उसका एग्जिट हो गया बराबर। तीसरा ऑप्शन अब है, लेकिन जो शिव का क्वेश्चन था कि अब थोड़ा टाइम हो चुका है, 6 महीने बीत चुके हैं, लैंड की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है, तो उसको प्रॉफिट का भी पार्ट होना चाहिए। तो इस केस में जो नया बंदा आएगा उसको हमें उसको समझाना पड़ेगा कि ये लैंड की वैल्यू जो हमने इन्वेस्ट करी थी, लेट्स से 2 CR की, अभी उसकी वैल्यू 3 CR है और एक्सपेक्टेड 4 CR है, जो हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस के हिसाब से। अभी हम मिड में 3 करोड़ है, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए 25 लाख प्लस आपको इसको प्रॉफिट का पोर्शन देना होगा। ये भी हो सकता है कि वो प्रॉफिट का पोर्शन वो बंदा बोले कि जब मुझे मिलेगा यहाँ से तो मैं आधा शिव को दे दूंगा। तो कंप्लीटली जो अग्रीमेंट होगा ये 2 लोगों के बीच में आपसी समझ पे कि भाई मुझे लगता है इसकी वैल्यू ये है, ठीक है, मार्केट वैल्यू ये है। अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो किस चीज पे अग्री कर रहा है कि हाँ मैं इस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ पार्टनर बनना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। क्योंकि शिव एक्सपेक्ट करेगा कि मैंने 6 महीने तक मैं रुका हूं तो मुझे कुछ प्रॉफिट तो जरूर मिलना चाहिए, मेरा पैसा 25 लाख रुपए इन्वेस्टेड है 6 महीने तक, और अभी उस लैंड की वैल्यू बढ़ चुकी है, जो कि एविडेंट है। तो इस तरीके से जो अगला पार्टनर आएगा उसको अग्री करना पड़ेगा शिव के नोशनल प्रॉफिट के साथ कि भाई इतना प्रॉफिट मुझे हुआ है। अब वो बंदा बोलेगा थोड़ा प्रॉफिट को कम करो, तो मैं अग्री कर जाता हूँ, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि अच्छी डील मिले।
एज इन्वेस्टर। तो शिव चूंकि उसको एग्जिट चाहिए, थोड़ा अपना प्रॉफिट को कम कर लेगा। हो सकता है 20 लाख का प्रॉफिट, तो कहेगा चल यार 15 दे दो, मुझे अभी 15 भी मिल जाएगा तो मैं खुश हूँ। तो नया बंदा कहेगा ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट प्लस 15 का जो प्रॉफिट हो रहा है मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी तो मैं भी नहीं दूंगा। जब मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, तो मान ले 30 का प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको मैंने 15 दिया, 15 मेरा। तो ये दोनों लोगों के बीच में डील हो गई, ठीक है। Okay. So one more question, sorry. So जो ये process रहेगी, for example, identification of land and other things related to this. So are we are we giving it to, you know, some of like one of the third party, or like is it like all in-house and those will be the expenses would be will be a part of the partnership? So land identification and shortlisting is our responsibility. Brickshire Ventures ये करेगी वो काम, ठीक है। वो हम किसी पे डिपेंड करेंगे। लैंड आइडेंटिफिकेशन तो ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी डीलर्स ढूंढ के लेकर देते हैं, जो हमारा कनेक्ट है सर्कल लेकर आएंगे। बट लैंड शॉर्टलिस्ट करना वो पर्सनली हम विजिट करते हैं, देखते हैं। जैसे मैं अभी एक दिन के लिए गया था। जैसे अभी क्या होता है, प्रॉपर्टी डीलर्स 10-15 लैंड निकाल के रख लेते हैं। जब इकट्ठा हो जाता है तो मैं एक बार जाता हूँ, मैं विजिट करके आ जाता हूँ। तो अभी मैं गया था, मैंने 10 में से 3 मुझे अच्छे लगे, तो वो मैंने शेयर किया था। तो शॉर्टलिस्टिंग इज बाय अस, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन इज बाय प्रोफेशनल्स। सॉरी, प्लीज पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट डियर, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ एक बार। तो जितना भी शॉर्टलिस्टिंग इज बाय अस, वेरिफिकेशन इज बाय थर्ड पार्टी, जो लॉयर करेंगे, और सीएन कंपनी का एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो सारा पेपर वर्क, वो सारा कुछ वो संभालेंगे। तो जो भी उनका पेपर वर्क होगा उसके एक्सपेंसेस हमें देने होंगे। वो क्या, वो हमें पूरे साल का चार्जेस प्रोएक्टिवली पहले ही बता देंगे कि भाई हम ये लेने वाले। मैंने उनको ऑलरेडी बोल दिया है कि आप हमारे लिए LLP 1 के क्या चार्जेस होंगे वो आप हमें बता दो। आई थिंक कपल ऑफ पीपल आर वेटिंग टू ऐड, आई विल जस्ट ऐड देम। या सो वो चार्जेस हमें बता देंगे। ये है, आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, राइट? Yeah, thank you. So Brickshire will be a managing partner in this partnership. Yes, correct. Deepika Kumari, who is representing Brickshire Venture, is one of the designated partner. Okay, so they will invest like out of 20, like one would be Brickshire. Yes, okay. Correct. One Thank is you, Deepika thank Kumari. you, Ritesh. Yeah. Okay, all right. One of the partners is basically Brickshire, represented by Deepika. Okay. Now we have शुभम। Shubham. Yes. हाँ Shubham, please. जैसे कि आपने मतलब बोला कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5 to 10 लाख वाली भी बात करोगे। हेलो। हाँ शुभम, आपकी आवाज थोड़ी कट गई। हाँ, 5 से 10 लाख वाले के बारे में आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, तो वो कब तक मतलब प्रोसेस होगा? वो दोस्त अगले हफ्ते हमें कुछ उसका एक्सपेक्टेड है कि एक अपडेट आएगा हमारे पास, जो अभी मंडे से हफ्ता शुरू हो रहा है। तो वो सीएन जो कंपनी है जो हमारे लिए काम कर रही है, जो ये करेगी, वो क्या अपडेट देती है हमें, मैंने उनको बोला है, समझाया है। तो 40 से 50 लोग हो सकते हैं। तो अभी उनके अपडेट आने के बाद में मैं ग्रुप पे बताऊंगा कि क्या अपडेट आया है, हम कब स्टार्ट कर रहे हैं। अगर सब कुछ ग्रीन सिग्नल रहेगा तो हम फेब या मार्च में स्टार्ट करेंगे, पहली LLP की इन्वेस्टमेंट करने के बाद, जो कि जनवरी में हमारा टारगेट है करने का। उधर एक वो जैसे कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया सर, 5 लाख होगा, तो ये जो पेपर होंगे मतलब किसके नाम रहेंगे, मतलब ये A to Z सब कुछ होगा? आप शुभम, जो अगर मान लीजिए आप एक पार्टनर है तो आपके नाम पे पेपर होगा। जितने भी पार्टनर्स हैं सभी का नाम होता है LLP के पेपर्स में। वो पेपर्स आप साइन करते हो। और जितने भी पार्टनर, जैसे अभी 20 पार्टनर्स है तो 20 पार्टनर्स का एक LLP एग्रीमेंट बनता है, जो कि कोर्ट में रजिस्टर होता है। ओके। और फिर मतलब कागज वागज A to Z सब कुछ रखा होगा और हमारे नाम पे होगा। जी करेक्ट। और इसको ज्वाइन मतलब इसको जगह आप मतलब अल्फा वाले ग्रुप में ही डालोगे, वो वाला इम्प्लीमेंट हो गया 5 to 10 लाख वाला? करेक्ट, हाँ, मैं एक अपडेट सब जगह डालूंगा। ठीक है सर। मनीष हाय, थैंक यू शुभम। रियाज हाय। हाय मनीष। मनीष के बाद हाय। तो मुझे ये पता करना है कि जैसे मैंने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जी, तो मुझे वो कितने टाइम तक होल्ड रखना है? 1 ईयर। 1 ईयर। 1 to 1.5 ईयर। हाँ, Okay, 1 से 1.5 साल so- का होराइजन माइंड में रखना चाहिए। टारगेट 1 ईयर का रहेगा, लेकिन 1 से 1.5 साल का होराइजन इज बेटर।
माइंड में रख के 20 चलना। और इसमें आपका प्रोबेबिलिटी है 20 to 30% इज व्हाट यू विल गेट ऑन योर इन्वेस्टेड वैल्यू। Minimum is what I'm expecting. Minimum, that's minimum. Target Okay. is 20 to 30. ओके एंड ऑल्सो कि अभी मैं वो 20 की लिस्ट में नहीं हूँ, तो मुझे अभी वापस से स्टार्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? एक आप ब्रिकशायर वेंचर्स पे आप एक ईमेल डाल सकते हो, जिनको भी ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे ईमेल डाल सकते हो। उसके बाद टीम आपको अपने आप ही फिर रिप्लाई करके आपसे कनेक्ट करके हेल्प कर देगी। ये ईमेल आईडी है, दिस इज वेयर यू कैन राइट एन ईमेल। ओके ये अंडरस्टूड। दूसरी लड़की के लिए 9 लोग हैं, अभी और भी लोग जो भी हैं, यहाँ पे आप ईमेल डाल दो, टीम विल हेल्प यू आउट। ओके थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मनीष। आशुतोष हाय, रियाज उसके बाद आपका क्वेश्चन। रियाज hi. हाय, Hi, from Riyaaz. Riyaaz. I am Hi. basically a real estate builder from Jabalpur, Madhya Great. Pradesh. मेरा एक Very क्वेश्चन good. ये था कि मेरा हम्म। ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ है अच्छे ठीक है। प्रोजेक्ट्स है। इसमें क्या होता है कि इंडिया में बेसिकली रेरा, टीएनसीपी, परमिशंस और ये सब में बहुत टाइम लग जाता है। तो जो Correct. रिटर्न आप बोल रहे हो कि 22 से 30% हम दे देंगे, यूजुअली समटाइम हम लोग भी पॉलिसी निकालते 4 ईयर 5 ईयर में हम पैसे डबल कर देंगे, बट सेफर साइड। तो इसमें फिर हम लोग जो इनिशियली लैंड में इन्वेस्ट करोगे आप, उसमें क्या हाँ। आपका बेसिक बेंचमार्क रहेगा, जो मिनिमम ये रिक्वायर्ड रहेगा लैंड में या किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो क्या देखते हो आप उसमें? सो बेसिकली हमारे लिए सबसे पहला हो गया लोकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट Okay. कि लोकेशन कैसा, सो दैट कि हमारे लिए एंड बायर को ढूंढ पाना बहुत इजी हो। जैसे जब मैंने अपना पहला वाला प्लॉट लिया था, तो Okay. लोकेशन को सबसे ज्यादा वैल्यू देता हूँ, क्योंकि वो इजीली सेल हो जाता है। जैसे अभी जो मैंने 1 महीने पहले रजिस्ट्री कराई है, उसका रेट ऑलरेडी मुझे बढ़ा हुआ मिलना शुरू हो गया, ऑफर आने शुरू हो गए। मैंने बस एक फेंसिंग कराई है। तो पहला क्राइटेरिया हो जाता है लोकेशन, यानी व्यू बहुत अच्छा होना चाहिए। वहां से अच्छा माउंटेन व्यू आए तो कोई भी बायर आता है तो पहले माउंटेन व्यू देखना शुरू कर देता है, अच्छा मिलता है तो। सेकंड, पेपर बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, पेपर में कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए। पिछले 7 सालों की 8 सालों की चेन होनी चाहिए। वही चीज सरकारी रिकॉर्ड्स में कोई भी बंदा अगर चेक करे ऑनलाइन, जो वेबसाइट है भू लेख वाली वेबसाइट, वहां पे भी वही एग्जैक्टली दिख जाए। तो नहीं, पेपर वो तो क्लीन हम है। लोग 30 इयर्स का रिकॉर्ड चेक कराते हैं बेसिकली, हाँ, तो ये मिनिमम 2 चीजें जो सबसे बैंक को प्राइमरी रिक्वायर्ड होती रहता है। हाँ, तो ये 2 Okay. चीजें सबसे हम प्राइमरी रखते हैं कि पेपर एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए और लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दीज आर 2 मेन क्राइटेरिया। उसके बाद और दूसरा भी है ये कि सड़क, है, रोड कैसी है, अप्रोचिंग रोड, अगर लोग पहुंचेंगे तो उस लैंड तक पहुंचने का एक्सपीरियंस कैसा है उनका, वहां से जहां से भी आ रहे हैं, अगर उस प्रॉपर्टी तक पहुंचना है तो वो एक्सपीरियंस कैसा है, वो एक मैं बहुत ध्यान में रखता हूँ, क्योंकि उससे ही पूरा डिसीजन मेकिंग शुरू होता है बायर का। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे जो लैंड और प्लॉट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, कई जगहों पे ऐसा होता है 20 to 30% इज ओनली वाइट मनी रिक्वायर्ड और उसके बाद कैश इन्वॉल्व रहता है, उसको कैसे जी, मैनेज करोगे आप? वो तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा, और वैसे भी मतलब क्योंकि इनके हम लोग सारे बड़े, डिफरेंट सिटी स्टेट से लोग हाँ, आपके साथ एक कंपनी में correct. एसोसिएटेड हो रहे हैं। लैंड हाँ लेट्स से हाँ, फॉर एग्जांपल तो देहरादून जो में आप हमने ले जो रहे हैं। अपनी एलएलपी बनाई है ना, उसके अराउंड इस जी। पे डिस्कशन किया है इस टॉपिक पे। तो मोस्टली हम लोग उन्हीं प्रॉपर्टीज में डील करेंगे जहाँ पे कि वाइट की पेमेंट हो, बट अगर जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपस में पार्टनर्स मिलकर सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग 20 लोगों ने एक क्लोज रूम में डिस्कशन किया कि अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। सो वी हैव डिस्कस दैट, और आई थिंक दिस डिस्कशन शुड आर बेटर इन अ क्लोज्ड रूम rather than a larger forum कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे अराउंड ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि आइडियली एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी वी शुड नॉट डील इन एनीथिंग जो ब्लैक में है। हाँ, वो क्योंकि सबसे बड़ा इशू है रियल एस्टेट में। अग्रीड। ठीक है, बाकी तो लैंड्स वगैरह मैं आपके साथ ऐड हो जाऊंगा तो सजेशन दे देंगे। वी कैन डेवलप अ टाउनशिप आल्सो। ग्रेट, लवली, वेरी है नाइस ना? आशुतोष। क्योंकि अभी इनिशियली मैं पहले आप लोग की इन्वेस्टमेंट देखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आई विल सजेस्ट कि हम ये लैंड है, क्योंकि कई लैंड्स डेवलपमेंट में भी मिल जाती है। यस, So ठीक we है, just जरूर। only have to invest in development part. Land would be owned by the landowner and 6D agreement हो जाता है, और उसके बाद हम लोग उसमें कर सकते हैं as अगर LLP बोलेगी तो, क्योंकि हम लोग कई लैंडों में ऐसे डील करते हैं। श्योर, बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक ओके, थैंक यू। प्रयास हाय। Yeah, Ritesh, thank you so much. I think I've been almost 1 year with you in your trading community. You have been wonders and being very transparent, doing things differently. All the best for you and Thank for you the so much. entire community. I And wish markets were as helpful as we all of us are trying to be, but markets have been very, very, very
has given us a lot of pain in the last 1 year. और Yes, yeah. पिछले 20 साल का मैं डेटा स्टडी करता हूं, तो पिछले 20 साल में एक भी साल ऐसा नहीं है जब निफ्टी ने हमें 1% लेस देन 2% का रिटर्न दिया है। तो ये हम सभी का वो एक पेनफुल पार्ट है कि हमने एक ऐसा साल भी देखा पिछले 20 सालों में, 25 सालों में, जहां पे निफ्टी ने सिर्फ 2% का रिटर्न दिया है। And we have survived that. Sorry to interrupt. Ritesh, can that be from other ID which I Yes. sent it because I'm just hitting the road. हाँ, sure. Thanks. So thanks. yeah, actually my question is, Ritesh, sir, what is your next project? Is like 25 lakhs LLP or 5 lakhs LLP? 25 lakhs LLP तो definitely it is happening, होगा ही होगा, वो तो हम करेंगे ही। पहले वो तो करेंगे ही 100%। जो सेकंड वाला है, जो स्मॉल अमाउंट वाला, वो डिपेंड करता है कि जो सीएन कंपनी है जिनको हमने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है, वो इसके लीगैलिटी के अराउंड क्या उनका सजेशन है, क्या उनका रिकमेंडेशन है, उस पर डिपेंड करेगा। जो क्लैरिटी हमें नेक्स्ट वीक मिल जाएगी, तो मैं बताता हूँ उसके बाद ग्रुप पे। Okay. Regarding the construction, you're planning to build a single unit or like a multi-unit, like a flat for renting it out or for B&B? सो नो कंस्ट्रक्शन। जो मैंने पहला प्रोजेक्ट किया और उस पर मैंने कंस्ट्रक्शन किया, तो मेरा जो लर्निंग है वो ये लर्निंग है कि हमें कंस्ट्रक्शन में ना पड़े तो बेटर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना पहला प्लॉट लिया, उस पे घर बनाया, बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से, ऑसम घर बनाया मैंने, बहुत अच्छा, और मैंने एक्स पैसा कमाया। लेकिन अगर मैं वो घर बनाने का पेन नहीं लेता, कुछ भी नहीं करता, बस उस प्लॉट को छोड़ देता और फिर उसको 1 साल के बाद बेचता, तो मैं वो एक्स से थोड़ा कम कमाता, मतलब कम कमाता, लेकिन इतना पेन भी बच जाता। प्लस जो घर बनाने में मुझे 70 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, वो 70 लाख से मैं एक और प्लॉट ले सकता था। तो कंस्ट्रक्शन करके बेचने में थोड़ा ही ज्यादा फायदा होता है अगर आपने अच्छा प्लॉट लिया है। तो मेरा जो अब एक्सपीरियंस है और सजेशन है सभी के लिए जो आप इंडिविजुअली भी करेंगे, कि कंस्ट्रक्शन आप मत करो, प्लॉट लो, उसको लेके बाउंड्री करके छोड़ दो और आप पैसा कमा के निकल जाओगे, अच्छा पैसा, रादर देन कि आप उस पे सोचो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा। दैट इज वन। जो हम लोग हम बड़े लैंड पे काम करेंगे तो उस पे भी हम प्लॉट्स ही बेचेंगे, हम उस पे घर नहीं बनाएंगे, हम फ्लैट्स नहीं बनाएंगे, उसमें हम नहीं घुसेंगे। कि वहां पे फिर क्या होता है, डिपेंडेंसी दूसरों पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, प्लस बहुत सारा काम बढ़ जाता है। एक नल भी आप कौन सा लगा रहे हो, एक टाइल कौन सा लगा रहे हो, एक नट बोल्ट कौन सा लगा रहे हो, वो सब एक आपका जो सरिया लग रहा है, उसको भी सिलेक्शन के लिए आपको जाकर सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने जो सिलेक्ट किया वही डिलीवर हुआ और वही लग भी रहा है। So it is a lot of pain, and the returns towards that work that you're doing is little, rather than just keeping that money and reinvesting it somewhere else. Okay. My next question, like you said, continuing in your projects, like let's say if I'm in one LLP project and I want to continue with the next project, so it will be a totally different LLP and it will not be any collaboration. I mean, it will not be any dependent on one the other, right? So I'm just taking the profit from one. Yeah. For example, जितने भी LLPs बनेंगे, दीपिका will be one of the partners in each of the LLP. तो एक बंदा multiple LLPs में भी हो सकता है कंटिन्यूएशन में। अब वो 20 पार्टनर पे डिपेंड करता है कि पहला एग्जिट लेने के बाद में उनमें से मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या बोल रहे हैं, अभी उनका क्या मन है आगे, इसी LLP को कंटिन्यू करना है, या अभी इसमें से 5 लोग निकल रहे हैं तो 15 लोग बोलेंगे नहीं हम तो फिर भी अभी कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो वो 15 लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे उसी LLP को। सिर्फ 5 लोगों का रिजर्वेशन हो जाएगा, 15 लोग अभी भी उसी LLP का पार्ट है। Alright. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, रियाज। निशांत, हाय। निशान और निशान। सतीश ओलकर, हाय। हेलो सर। हाय। सर मेरा ना एक ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने देहरादून में प्लॉट लिया और आपने उसको बनाया और खुद बनाया, किसी बिल्डर के थ्रू बनवाया, और उसमें लमसम कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बना, मेरे को उसके बारे में जानना है पूरा। मतलब देहरादून में जो आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था, मतलब कैसे लिया, और अगर ऐसा कोई प्लॉट लेना हो तो हम कैसे ले सकते हैं वहाँ पे सिंगल 1 करोड़ 1.5 करोड़ का प्लॉट, वो कैसे ले सकते हैं? हाँ, तो 1-1.5 करोड़ में वहां पे आज की डेट में अच्छे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और जैसे मैंने जो अभी प्लॉट लिया है 216 गज, वो 1.25 CR का लिया है मैंने, 1.25 करोड़ का जो मैंने अभी लिया है। तो इस तरीके के वहां पे 1 करोड़ के बजट में अच्छे प्लॉट्स हैं।
जिसमें है वहां पे आप कर सकते हैं ये वाला इन्वेस्टमेंट। कैसे ले सकते हैं? तो आई कैन हेल्प यू कनेक्ट विद फ्यू गुड पीपल जो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दिखा देंगे। आप उनमें से खुद से सेलेक्ट करके विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम अस आप कर सकते हो आराम से। मैं जिन लोगों से मिलाऊंगा वो ईमानदार लोग, बढ़िया लोग होंगे, प्लस मेरा रेफरेंस रहेगा तो आपको हेल्प मिल जाएगी। अब आपका जो इनिशियल क्वेश्चन था कि क्या रहा, तो मैंने एक प्लॉट खरीदा, बहुत सारे विजिट किए, एक ही प्रॉपर्टी को मल्टीपल, एक ही एरिया और एक ही प्लॉट को मैंने मल्टीपल प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ में देखा, सो दैट कि मुझे एग्जैक्ट रेट पता चले, देखूं हर प्रॉपर्टी डीलर क्या वेरिएशन के साथ दिखा रहा है। फिर मुझे वो एरिया पसंद आया, मैंने उस पर डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट पे मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प ली, उसको मैंने ठेका दिया, लेकिन सारा सामान कौन सा लगेगा, क्या लगेगा, वो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी था, वो मैं उसको खरीद के दिया। और फिर बेचने के टाइम पे भी उसी कॉन्ट्रैक्टर ने ढूंढ के लेकर आया था बायर, और मेरे मन मुताबिक प्राइस पे बिका, बल्कि जिस पे एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मेरा एकदम टॉप प्राइस था उसी पे टॉप पे ही बिक गया। अगर मेरा रेंज ये था कि यहाँ से यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे बेच पाया मैंने, ओनली बिकॉज कंस्ट्रक्शन बहुत हाई क्वालिटी का था और उसके सारे प्रूफ थे मेरे पास डे वन से। दैट हेल्प्ड। और जैसे आपने बताया कि अभी आपने रिसेंटली कुछ एक प्लॉट लिया 1.25 CR का, सर उस पे लोन अवेलेबिलिटी कितना रहता है लगभग? कुछ लोन यार नहीं के बराबर मिल पाता है दोस्त, लोन नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर। लेकिन रजिस्ट्री एकदम पूरी पक्की है, सब कुछ वो सब कुछ सरकारी आपको, हाँ आप सरकारी वेबसाइट पे जाके अपना देख पाओगे। भूलेख की वेबसाइट है, भूलेख देहरादून में जाओगे, खसरा नंबर डालोगे आपके नाम से, उनपे बिल्कुल पक्की रजिस्ट्री है। आप उनकी वेबसाइट पे देख पाओगे अपने लैंड को, डिजिटल रिकॉर्ड है उसका, रजिस्ट्री का, जिसको खतौनी बोलते हैं, कि खतौनी पे चढ़ जाता है। तो खतौनी, सारी खतौनी, जितने भी खतौनी होते हैं उन सब का एक कॉपी, एक डिजिटल रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है पूरे उत्तराखंड का। और अभी सर जैसे आप देहरादून में प्लॉट अगर कोई और इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अभी कितना हम पोटेंशियल देख सकते हैं कि 1 साल में कितना बढ़ सकता है प्राइस? मुझे पोटेंशियल अभी अगले 5 साल के लिए काफी हाई लगता है। रीजन क्या है कि पूरे दिल्ली एनसीआर के पास बहुत पैसा है, पूरे दिल्ली एनसीआर में बहुत पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, पूरे दिल्ली एनसीआर के लोग बाहर अपना घर एक प्लॉट देखना चाहते हैं, और पूरे दिल्ली एनसीआर के सबसे पास में जो हिल स्टेशन है वो देहरादून है। देहरादून के पास अपना एयरपोर्ट है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला, ऑलरेडी एक एयरपोर्ट है अभी, वो डोमेस्टिक, वो इंटरनेशनल बन रहा है। और एक सड़क जो नितिन गडकरी ने अनाउंस कर रखी है, वो अभी 6 घंटे का ट्रैवल टाइम है, वो कह रहे हैं 3 घंटे में कर देंगे, और वो रोड 90% बन चुकी है, 10% का थोड़ा थोड़ा गैप रह गया, तो वो अभी स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से देहरादून हैज हाई पोटेंशियल। प्लस वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे एलीट यानी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बहुत सारे ऑलरेडी वहां पे रहते हैं, तो अच्छा, इस वजह से हाई पोटेंशियल अगले 5 सालों के लिए। ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, बट आई एम हैप्पी, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। सो या सतीश हाय, सैयद हाय, हेलो सर। 3 क्वेश्चन लेना, पहले सबसे पहले सतीश, उसके बाद सैयद, उसके बाद हर्ष। हाय सतीश। हेलो सर, रितेश सर, नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है सर, एक बैंक अकाउंट होगा ना, उसमें हम पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और टैक्स का बेनिफिट, और इस 1 साल में बेनिफिशियर भी हम ऐड कर सकते हैं हमारे फैमिली से, वो क्वेश्चन था सर। ओके, सो पहला क्वेश्चन, हाँ, जो कंपनी होगी, जो एलएलपी होगी, उसका एक बैंक अकाउंट होगा, आप उसमें पैसे ट्रांसफर करोगे, जो बराबर बराबर सभी पार्टनर्स। सेकंड, जो आपका क्वेश्चन था टैक्स बेनिफिट, टैक्स का क्या रहेगा, तो टैक्स जब हम सेल करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा उस पे हमें टैक्स भरना होगा। वो टैक्स को कैसे कम किया जा सकता है लीगल वे में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक बार पार्टनर्स हो जाएंगे, उन सभी के साथ में कॉल करेंगे। देयर आर लीगल वेज, बहुत ही, जो सरकार ने खुद कर रखा है कि आप रियल एस्टेट पे कैसे टैक्स कम कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा, आप अपना नॉमिनी बना सकते हो, जिसको भी आप एक बंदा नहीं ऐड कर सकते, बट अपना नॉमिनी आप बना सकते हो। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। वीनू, आपने मुझे बोला था शायद आपको कहीं जाना है, राइट? आई कैन टेक योर क्वेश्चन इफ दैट वाज, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही थी, बट इफ दैट वाज द केस आई एम टू टेक योर क्वेश्चन। या मेरा यही क्वेश्चन है, बेसिकली इट्स अ क्लैरिफिकेशन। जैसे अभी ये लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि एक ही कर सकते हैं, बट एलएलपी इज अ लॉन्ग टर्म, राइट? नॉट के 1 साल की एलएलपी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ, यू आर राइट, एलएलपी इज अ लॉन्ग टर्म। उसमें पार्टनर रिजिग्नेशन कर सकते हैं, ऐड करते रहेंगे, बट एलएलपी विल एग्जिस्ट। हाँ, ठीक है, दैट वाज माय क्वेश्चन। या, थैंक यू। थैंक यू। हर्ष, थैंक यू विनू। हर्ष हाय।
हाय रितेश। हाय। तो मेरा क्वेश्चन था, जब हम फाइनलाइज करेंगे ये 5 to 10 लाख वाली एलएलपी, तो उसमें कितने टाइम में इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल देनी होती है एलएलपी अकाउंट में? Within 15 days. ओके। एंड सेकेंडली, इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या क्या लाइसेंसेस और सर्टिफिकेट जो एलएलपी को प्रोक्योर करने हैं, लाइक रेरा वगैरह भी इसमें कुछ रहता है इसमें? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। ओके। Will not construct any do any sort of construction. We'll just do agreement to sale as an individual. आपकी प्रॉपर्टी हर्ष की प्रॉपर्टी है और मुझे पसंद आई है, मैं आपके पास आया, आपसे बात किया, आपसे एक अग्रीमेंट किया कि मुझे 1 साल का टाइम चाहिए और ये रहा आपका एडवांस, और उसके बाद में मैं किसी और बायर को उस लैंड को थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करके सेल कर दूंगा प्रॉफिट में। कोई ओके, तो कंस्ट्रक्शन नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मतलब कुछ और लाइसेंसेस वगैरह नीड नहीं होती हैं, सर्टिफिकेट्स? नहीं होती। ओके ओके, थैंक यू। अदर डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हो गए हैं, काफी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्ष। सैयद हाय। हाय आरके। हाय। आप मुझे बता दिए थे ना कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में, इन्वेस्टमेंट में। हाँ। तो वो फ्यूचर में क्या स्कोप है इसमें, मतलब क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी जो मैंने ऑब्जर्व किया है सैयद, वो बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज होती हैं अगर अच्छी लैंड मिल जाए, अच्छा है तो इसकी वजह से उसको रखा है, और उसका स्कोप जो रेसिडेंशियल है उससे बेटर रहता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑफ, इन टर्म्स ऑफ जो मंथली रेंटल का जो रिटर्न होता है। तो अगर हम कमर्शियल में करेंगे तो वो ऐसे पार्टनर के साथ करेंगे जो कि लंबे समय तक, जिनका 10 साल का होराइजन हो, 10 साल तक हम इससे रेंट लेंगे, इस प्रॉपर्टी से कमाना चाहते हैं, रादर देन कि उससे हम जल्दी जल्दी सेल करके निकले। तो वो कमर्शियल में वो ज्यादा मजेदार नहीं होगा। तो इसी के लिए मैं उस पर थोड़ा वेट करूंगा, जब ऐसे मुझे 10 पार्टनर्स मिल जाएंगे। जैसे ऑलरेडी मेरे पास 2-3 पार्टनर हैं ऐसे, जैसे मैं हो गया, एक आनंद अग्रवाल है, विनीत अग्रवाल है, वो हमारी कम्युनिटी के ही लोग हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो ये करना चाहते हैं। तो ऐसे ही जब 10-15 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि जो कमर्शियल होता है वो महंगा भी होता है, तो उसमें हमें कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, ये भी हो सकता है 50 लाख ईच डालना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, उसका पोटेंशियल अच्छा और काफी हाई है। नहीं तो ये एलएलपी में कितने टाइम के बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं इसमें कमर्शियल में, मतलब मींस 2 इयर्स 3 इयर्स के बाद? मेरा प्लान तो रहेगा कि 2026 के एंड में मैं करूं, क्योंकि पर्सनली अपने कैपेसिटी में मैं कुछ कमर्शियल का करना चाहता हूं। लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि कमर्शियल जो है वो काफी महंगा रहता है, तो वो मैं एलएलपी के थ्रू ही करूंगा, मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट। तो उसके असर भी टाइम फिक्स रहता है ना, मतलब पैसिव इनकम के असर, रेंटल जो ये रेंटल होता है, तो उसके असर 5 इयर्स 10 इयर्स का लॉक इन रहता है शायद? नहीं, कोई लॉक इन नहीं है, कोई लॉक इन नहीं है। देखो वो तो हम पार्टनर्स के ऊपर है, तो तभी मैं इसमें उन्हीं पार्टनर्स के साथ में करना चाहूंगा जिनका होराइजन थोड़ा लंबा हो, कि हम इसको बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, हम इससे रेंटल इनकम के लिए खरीद रहे हैं, और वैल्यू बढ़ रही है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वो अच्छी है। लेकिन वो हम 5 साल के बाद देखेंगे क्या वैल्यू बढ़ रही है, तो उसको मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखूंगा जब भी करूंगा। तो अभी तो नहीं है इमीडिएट, अभी थोड़ी एलएलपीज, इनसे थोड़ा पैसा कमाओ, थोड़ा पैसा बने, थोड़ा कैपिटल बने, फिर कमर्शियल पे करूंगा टुवर्ड्स एंड ऑफ 2026। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि जो 5 लाख के जो डाउट्स आए, 5 लाख एलएलपी के, तो 2-3 लाख जो भी शॉर्ट हो रहे समझे किसी के भी, तो पर्सनल होम लोन या गोल्ड लोन लेके अगर उसको हेज करे, मतलब इसमें नहीं, आप एलएलपी ज्वाइन करने के लिए आपको कोई होम लोन नहीं मिल सकता है। नहीं वैसा नहीं सर, मतलब मेरा डाउट था कि पर्सनल कुछ लेके थोड़ा शॉर्ट पड़े ना, तो उसका असर वहां से इधर से लेके करे, तो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहेगा, रिटर्न हो रही है? मैं समझा नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, ये वाला जो आपका था। मेरा क्वेश्चन मतलब ये था कि 5 लाख के एलएलपी बेसिक है, तो उसका असर अब स्टैंडर्ड अमाउंट 3 लाख है समझे एग्जांपल, तो 2 लाख जो शॉर्ट हो रहे हैं उसका असर अगर अलग से पर्सनल लोन लेके अगर कुछ भी करे। अच्छा, ठीक है। मैं हाँ, मतलब मैं ये सजेशन दूंगा कि अभी के लिए आप ट्राई करो कि 5 लाख है तभी ज्वाइन करो। तब तक में देखो आप हमारी जर्नी से सीख रहे हो, क्योंकि लोन लेकर करना, अगर कमी लेना पड़े तो मतलब बेटर यही रहेगा कि लोन ना लेना पड़े, बट फिर भी नहीं है और लेना चाहते हो, तो जो हम 30% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका 10% है, मैथमेटिकली तो वायबल है।
लेकिन अगर एज ए ब्रदर मैं सजेस्ट करूं तो एक लोन लेकर एक करना वो थोड़ा सा वो रहता है, अगर ना करना पड़े तो बेटर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यार लोन नहीं लेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, बिजनेस कैसे करेंगे, तो किया जा सकता है, लेकिन अगर ना करना पड़े तो बेटर है। फिर भी अगर कुछ कम पड़ रहा है तो आप कर सकते हो, प्रॉफिटेबल फिर भी है आपका जो प्रोपोजिशन है मैथमेटिकली, यस इट इज प्रॉफिटेबल स्टिल, क्योंकि यहाँ पे हम 30% तो कम से कम टारगेट करेंगे, आपको पर्सनल लोन 10% में मिल जाता है, तो टू दैट वेज यस कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सैयद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। रितेश सर, एक क्वेश्चन मेरी साइड से था। नंबर 1, हाँ अभिषेक, हाय। हेलो रितेश सर, होप यू आर डूइंग Hi. वेल। सर Yeah, एक yeah. छोटा सा डाउट था, जैसे वी आर वर्किंग, ठीक है, ऑलरेडी 30% टैक्स स्लैब में जैसे कोई आ रहा है, राइट, और अपने ही नाम पे एलएलपी में ज्वाइन होता है, तो जो एलएलपी का टैक्स कैलकुलेशन होता है वो किस हिसाब से होता है, एंड ओवर एंड अबव लगेगा हमारे ऊपर, या फिर कैसे कैलकुलेट होता है, थोड़ा सा आइडिया डबल टैक्सेशन होता है। अगर आप एलएलपी में कुछ कमाते हो तो डबल टैक्सेशन है। एक तो एलएलपी को टैक्स लगेगा क्योंकि एलएलपी ने कमाई की है, ठीक है। दूसरा जब वो पैसा आपको प्रॉफिट आपको ट्रांसफर होगा अभिषेक को, प्रॉफिट वाला, तो उसमें फिर से आपको टैक्स लगेगा, उसके ऊपर भी 30% लगेगा जिस भी ब्रैकेट में आप आते हैं। लेकिन दूसरा लेजिटिमेट तरीका है, लेजिट वेज है टू मिनिमाइज दिस टैक्सेशन, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूल्स है, ठीक है, वो क्या है कैसे है वो विल डिस्कस 1-on-1, लेकिन ये क्लोज टू 0% हो जाता है, मतलब जस्ट टू शेयर द आउटकम बता दिया कैसे, वो लेजिट वेज है, वो लेजिट वेज है, तो वो है, मैं बता दूंगा। आई विल कनेक्ट 1-to-1 फॉर दिस। ओके ओके, हाँ, थैंक वो यू सर। 1-on-1 करना मैं बता दूंगा। डन है, डन है, थैंक्स फॉर द एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू। ओके मोहित, हाय। मैं नंबर वाइज जा रहा हूँ, तो मोहित नंबर 1 है। मोहित हाय। हाय, मेरा भी वही सेम क्वेश्चन था होम लोन के रिगार्डिंग, अगर कुछ पैसा शॉर्ट पड़ रहा है तो होम लोन लेके किया जा सकता है या फिर नहीं? लेके किया जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि होम लोन 7 to 8% इंटरेस्ट रेट में मिल जाता है। नहीं मेरी जान, होम लोन नहीं ले पाओगे डियर, क्योंकि देखो होम लोन के लिए ओनरशिप आपके नाम पे होनी चाहिए उस पूरी प्रॉपर्टी की, तो हम लोग प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि हम रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं प्रॉपर्टी की, वी आर डूइंग अग्रीमेंट टू सेल, तो आप पर्सनल लोन ले पाओगे, होम लोन नहीं ले पाओगे। रीजन समझ में आया? क्योंकि आपको कोई होम लोन लेना है तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे होनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर्टी हर्ष के नाम पे है, और मोहित बोल रहा है हर्ष को कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, 1 साल का मुझे आप समय दीजिए, ये लीजिए आप एडवांस, आपकी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी, आप 2 करोड़ एडवांस दीजिए, मुझे 1 साल के लिए टाइम चाहिए। और फिर मोहित ने रितेश को बेच दिया 22 करोड़ में, हर्ष को पैसे दे दिया और बाकी का प्रॉफिट अपने पास रख लिया, तो आपको इसमें लोन नहीं मिलेगा। पर्सनल लोन ले सकते हो, होम लोन नहीं मिल सकता है। होम लोन के लिए एंटाइटलमेंट शुड बी योर्स, यानी आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे होनी चाहिए, तब आपको गवर्नमेंट लोन देती है। तो होम लोन नहीं, पर्सनल लोन मिल जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन था सर, जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं उस पर प्रॉफिट हुआ तो सिर्फ प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, बाकी का मतलब एलएलपी में पैसा रह जाए ये बोल रहे हो? हाँ 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 वो तो होगा ही ना, वो होगा ही, जितना भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टेड रहेगा। बस यही 2 क्वेश्चन, थैंक्स। ओके थैंक यू मोहित। चिराग हाय। हेलो सर। हाय सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो प्रॉपर्टी है उसको हम रजिस्टर कराएंगे तो वो कंपनी के नाम रजिस्टर नहीं कराएंगे, रजिस्टर नहीं कराएंगे चिराग, हम प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं कराएंगे, हम सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल पे काम करेंगे, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं, हमें प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करानी है, रजिस्ट्री कॉस्ट नहीं बियर करना है, हमें सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल करके काम करना है। हम एक अग्रीमेंट करेंगे एडवांस देके, वो प्रॉपर्टी हमारी हो गई 1 साल के लिए, क्योंकि एग्रीमेंट हमारे नाम पे, और वो एग्रीमेंट को हम कोर्ट में रजिस्टर कराएंगे, हम रजिस्ट्री नहीं कराएंगे प्रॉपर्टी की, और फिर हम दूसरे बायर को बेच देंगे। सर उसकी रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो हमारी जब हम सेल करेंगे प्लॉट को तो उसकी हमारी वैल्यू भी तो हमको डिप्रिशिएट मिलेगी थोड़ी सी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए मैं आप समझा देता हूँ। आपके चिराग, आपके पास आपके होम टाउन में एक 20 बीघा जमीन है, ठीक है, 1 करोड़ रुपया बीघा, 20 करोड़ की जमीन है चिराग के पास। मैं आया, मैंने चिराग को बोला चिराग ये जमीन मुझे चाहिए, तो चिराग ने बोला ठीक है 20 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू। मैंने कहा नहीं 20 नहीं 15 करोड़। चिराग ने बोला बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। मैंने कहा प्लीज 17 करोड़ कर लीजिए। कहा नहीं। मैंने कहा 18 करोड़। चिराग ने बोला ठीक है डन।
तो अब जो बड़ी लैंड होती है उस पर लंबा टाइम मिलता है, 2 महीने नहीं मिलते जो नॉर्मली छोटे फ्लैट्स पे प्लॉट्स पे होता है। तो चिराग ने बोला मैं 6 महीने दूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं चिराग, आपको तो पता है बड़ी जमीन होती है, बड़ी जमीन में तो 1 साल का टाइम होता है। चिराग ने बोला नहीं 1 साल नहीं 10 महीने दूंगा। मैंने कहा इट्स अ डील। तो 18 करोड़ 10 महीने ये हम दोनों की डील हो गई। हमने इसका पेपर बनाया, कोर्ट में जाके रजिस्ट्री करा ली कि ये एग्रीमेंट टू सेल है बिटवीन चिराग एंड रितेश। चिराग ने ये जमीन 18 करोड़ में 10 महीने टाइम के साथ रितेश को बेच दिया और एडवांस लिया है 2 करोड़ रुपए। तो एलएलपी ने 2 करोड़ रुपए चिराग को पे कर दिया। और एलएलपी क्या करेगा, इस लैंड का ब्यूटिफिकेशन करेगा, सड़क बनाएगा और छोटे प्लॉट्स काट के बेचने लग जाएगा, जो कि आपके एग्रीमेंट में मेंशन्ड होगा। ये हम इस लैंड पे काम कर सकते हैं। और जब लैंड बेचेगा, 5 लैंड बेचे, तो चिराग को बोला चिराग 5 लैंड बेच के आप आके एक बार रजिस्ट्री करा दो। तो 5 रजिस्ट्री चिराग ने करा दी। किनको? एंड बायर को, हमें नहीं, क्योंकि हमें तो चाहिए ही नहीं, हम तो सिर्फ बीच की पार्टी है। तो उन 5 की रजिस्ट्री होगी जो एंड बायर है। तो जितने एग्रीमेंट टू सेल वाले होते हैं वो इसी बड़े प्लॉट पे इसी तरीके से काम होता है, अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं कराते हैं। मेरा एक और डाउट था कि जैसे जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ये मिनिमम 25 रहेगी क्या और भी बढ़ सकती है एक सिंगल पर्सन की? बढ़ भी सकती है, आगे बढ़ भी सकती है, लेकिन उसके 2 ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए कि हमें पैसे की जरूरत पड़ गई, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हर पार्टनर बराबर बराबर, जैसे 10 लाख चाहिए तो हर पार्टनर बराबर बराबर इन्वेस्ट करके उस कमी को पूरा कर दे, या तो हम एक नया पार्टनर 25 लाख का लेकर आ जाए। ये अगेन वोटिंग बाय डिसीजन, सॉरी डिसीजन बाय वोटिंग। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नंबर 3 गुरबख्श, हाय। ओके, we'll have to wrap up the call। तो लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ गुरबख्श, हाय। जैसे जिस तरह ਤੁਸੀਂ कह रहे थे, जैसे आप बोल रहे थे कि हमने 10 मंथ तक का उनका टाइम लेना है। करेक्ट। और 10 मंथ में सपोज हमने कोई 10 प्लॉट भी उस प्रॉपर्टी में थे, 10 प्लॉट हमने काट लिए और 10 घर बना के हम बेच रहे हैं कि हाँ जी 2-3 घर तो 3-4 मंथ में हमारे सेल हो गए, हमने करवा दिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो गया सारा। हाँ। और सपोज हमारे 4-5 जो प्लॉट है वो 10 मंथ में 10 मंथ के बाद भी हमारे वो सेल नहीं हुए, नहीं बिके। तो क्योंकि हमारा तो उन जो मेन प्रॉपर्टी ओनर है उनके साथ हमारी डील है कि हमने 10 मंथ तक आपको सारे के सारे सेल करवा देने, जहां हम खुद करवाएंगे। तो उसके बाद क्या? अब क्या? तो अभी सेम एग्जांपल, चिराग के पास लैंड थी, ठीक है, और हमने अग्रीमेंट किया कि हम 10 महीने में देंगे, और हमने घर नहीं बनाए। हमने क्या किया, जो बड़ा प्लॉट था उसके 10 प्लॉट बना दिए और 10 प्लॉट को अब हम बेचने पे लगा दिए। हमने 6 प्लॉट बेच पाए हैं अभी, ठीक है, 4 प्लॉट फिर भी रह गए, बट वो 6 प्लॉट के पैसे सारे चिराग के पास गए हुए, चिराग ने उसकी रजिस्ट्री करा दी है, ठीक है। अब 4 प्लॉट बचे हुए, तो चिराग हमें एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे देंगे। और जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, कानून के हिसाब से चिराग, ये तो देखो एक तो होती है नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कि भाई ठीक है 6 का पैसा आ गया है। देखो जब तक एंड पार्टी के पास, जो एंड ओनर, उसके पास पैसा आता रहता है, तो वो हमें टाइम भी थोड़ा एक्सटेंड कर देता है ऐसे केसेस में, क्योंकि सबको पता होता है बड़ी लैंड है। अब आ जाते लीगल वे में कि 10 महीने के बाद अगर वो लीगल वे पे आ जाए तो क्या हो सकता है। तो लीगल वे में भी उसको हमें टाइम ही देना पड़ेगा कि भाई ये डील हुई है, इस समय तक पैसा नहीं हुआ, ये कर रहे हैं और आपको और टाइम देना पड़ेगा, जो कि कानून कहता है। एक तो भाईचारे वाली बात कि हमने पैसा दे रहे हैं जी आपको, तो टाइम हमें मिल जाएगा। यहाँ पे एज इन्वेस्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसी जमीन ढूंढ कर निकालना, और पहले मेहनत करो जहां पे कि सेल फटाफट हो, जल्दी बिक जाए आपकी जमीन हॉट केक की तरह। लेकिन तो उसमें फिर वो बोलेगा कि टाइम तो ले लो आप, लेकिन मुझे अभी जितना भी पैसा मेरा बनता है वो सारे का सारा पैसा मुझे तो दो, मेरी तरफ से आपको हो गई, आपने जब करवानी हो करवा लेना सपोज। और देन हम जितना भी, हमारे जितने भी प्लॉट्स बिकेंगे पहले, हम सब उसी को ही पैसा देंगे, क्योंकि हमें उसका पहले 18 करोड़ देना है। वो तो सारा उसके पास सर जाएगा, जितना जितना है वो तो सारा जाएगा ही जाएगा उसके पास। वो तो तभी करवाएगा ना कि जब उसके पास पैसा उसको मिल जाएगा। सपोज वो पिछले 4 प्लॉट्स है, 4 प्लॉट्स के पैसे हम उसको तभी देंगे ना कि जब वो उससे रजिस्ट्री करवा लेंगे। और लास्ट 10th मंथ जो है, लास्ट 10th मंथ में वो ये बोलेगा कि आप ऐसे करो भाई भी, मैं ठीक है, आपने रजिस्ट्री नहीं करवानी नहीं करवाओ,
कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे पैसे पूरे मुझे दे दो, जब आपका मन हाँ होगा तब करवा लेना। करेक्ट, क्योंकि लास्ट के ठीक कुछ है, प्लॉट्स में हमारा भी प्रॉफिट छुपा हुआ है। हाँ, तो तब करवा लेना। हम उसको पैसे सारे के सारे देने पड़ेंगे हमें तो, क्योंकि 10 मंथ के बाद हाँ हमारा जो लीगल है वो अदालत में वो ये प्रूव कर देगा कि मैंने 10 मंथ के बाद मैं तो रजिस्ट्री के लिए तैयार हूँ, ये नहीं करवा रहे हमारी। सपोज करेक्ट, हम लेकिन हम लीगल क्या, वे में भी हाँ, जाते हैं। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, जो क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस करे हुए हैं अपने जो लॉ एंड सीए फर्म है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब आपको टाइम पूरा होने वाला था, आपका पहला वाला जो आपने डील करी हुई है वो टाइम पूरा हो रहा था, तो आप 9th मंथ से ही आप एक नया डील स्टार्ट कर देते हो उनके साथ में कि भाई हमने इतनी पेमेंट कर दी है, इतना पैसा आपका रह गया है, इसके लिए हमें 3 महीना और चाहिए टाइम, तो वो 3 महीना आपको एक्सटेंड कर देता है मोस्टली ऐसे केसेस में। लेकिन मान लो कोई अड़ियल बंदा है, कहगा नहीं भैया मैं तो करूंगा ही नहीं, अब बताओ जो कानून जो करना है आपको कर लो, तो कानून यही बोलता है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, लॉ यही टाइम बोलता है। टाइम वो जरूर दे देगा सर, टाइम वो तो देगा, लेकिन वो ये रखेगा शर्त अपनी कि मुझे पूरा पैसा दे दो। जैसे मैंने 100% अमाउंट जितना भी मैंने आपके साथ डील किया 18 करोड़ रुपए का, हाँ, तो मुझे शुरू से लेके जितने भी मैं करवाए और जितने भी मैं अभी पेंडिंग है उसको मिला के सारे का सारा 18 करोड़ रुपये मुझे तो दे दो, आपने जब करवानी हो तब करवा लेना। और सपोज हमने वो दे भी दिया, हमने देख के हम 2-3 मंथ का उससे टाइम ले लिया, और देन उसके बाद फिर उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी हो गया, हम करवाई तो हमने नहीं, हमने पैसे पूरे के पूरे दे दिए उसको, क्योंकि ये एक्चुअली में प्रॉब्लम एक जगह आई हुई है। तो देन उसके बाद फिर क्या, क्योंकि जिसको हम बेचना है वो बोलेंगे हमें रजिस्ट्री करवाओ, वो बोल रहा कि मैं रजिस्ट्री करवाता हूँ, जब उसको कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर उसका क्या प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हाँ करेक्ट, मतलब जो कॉम्प्लेक्स केसेस, जैसे मान लीजिए अब उनका देहांत हो गया, जो ओनर है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हाँ, कि जिनके साथ हमने डील करी, तो अब मैं, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया कि हमने जिसके साथ डील करी, या बीमार ही अगर हो गया सर, हाँ, वो बोल रहा कि मैं अभी अगर नहीं नहीं आ करवाऊंगा पा रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या प्रोविजन होता है, ऐसे केसेस में कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। तो इनका जो लॉ जो समझाता है, जो लॉ जो प्रोविजन देता है, ये कि अब जिस पार्टी के साथ में आपने किया हुआ है, वो आपका जो उसका लीगल हायर है, जो भी उसका लीगल हायर है, वो उसकी ओनरशिप, जिसको भी ये लैंड की ओनरशिप जाएगी, वो लैंड तो किसी ना किसी को ओनरशिप जाएगी, तो जिस बंदे ने डील करी है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसके लीगल हायर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है उसी जमीन की। ओके, ये लॉ बोलता है, क्योंकि ये सारे सिनेरियोज हम सब ने डिस्कस किए कि क्या क्या हो सकता है, और प्लस कुछ एक्सपीरियंस था, प्लस जो लॉयर्स हैं, जो हमें 2 लॉयर हैं जो देहरादून के, जिनका अपना चैम्बर है और सीनियर लॉयर है, उन्होंने हमें ये सारी चीजें समझाई कि जब आप ऐसे काम करोगे बड़े लैंड्स पे तो क्या क्या सिचुएशन आते हैं और उनका लीगल प्रावधान क्या क्या है, वो हमें समझना चाहिए। तो ये सारे हमने डिस्कस किए। बट गुरुबख्श, थैंक यू फॉर डिस्कशन। सभी को थोड़ा कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं जब हम रियल एस्टेट पे काम करते हैं। और देखो, पैसा कमाना प्लस रियल एस्टेट में कोई भी चीज जो कॉम्प्लेक्स है वही हमें पैसा भी देती है, और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स है तो छोड़ देंगे। हम हर एक सोल्यूशन निकालेंगे कि लीगल सोल्यूशन क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, और कॉम्प्लेक्सिटीज को जब सॉल्व करेंगे तभी जाकर अपना पैसा भी बनेगा। अब रियल एस्टेट करना तो है ही है। इंपॉर्टेंट है कि जितने सिनेरियोज हो सकते हैं उनके बारे में सोचना, लीगल एक्सपर्ट्स आपके स्ट्रांग हो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, चलो लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। आकांक्षा, हाय सर, एक और क्वेश्चन था। हाँ गुरुबख्श प्लीज। सर आप आप हमारी शेयर्स वगैरह के बारे में उसके में आप कब कर रहे हो एक हमारी मीटिंग? वो मैं नेक्स्ट संडे करूंगा। नेक्स्ट संडे, ठीक है सर। नेक्स्ट संडे हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, तब तक थोड़ी क्लैरिटी और भी आ जाएगी। अभी ये वाला हफ्ता बहुत क्रूशियल है मार्केट के लिए। लेट्स होप कि सब कुछ अच्छा हो, तो फिर हम नेक्स्ट संडे बात करते हैं। ओके, श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। आकांक्षा, हाय। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन वैसे तो आंसर हो गया है पिछली क्वेरी में। मेरा बस यही क्वेश्चन था कि इन्वेस्टमेंट के बाद, क्योंकि अभी इसमें तो नहीं, मे बी नेक्स्ट एलएलपी में करूं तो उसके बाद भी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो, और अगर मेरे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर, तो फिर उसका मतलब उसमें क्या होगा?
हाँ, बहुत ही सिंपल है। जितने भी पार्टनर्स हैं वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगे, और एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि पहले सबका बराबर बराबर था, लेट्स से फॉर एग्जांपल 8% सबका था या 10% सबका था, समझाने के लिए 10% 10 पार्टनर थे, लेकिन जो अभी पैसे की जरूरत पड़ी है वो सिर्फ 2 लोगों ने दिए, क्योंकि 2 लोगों के पास थे, बाकी 8 के पास नहीं थे। तो उन 2 लोगों का पार्टनरशिप उसी मैथमेटिकल रेशियो में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 10% ओके से अब 12% हो गया, और ओके बाकी 7.5 हो गया, 8 से घट गया 7.5 एग्जाम्पल। तो इस तरीके से 100% फंड्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके ओके, क्योंकि यही था कि एक बार वैसा इन्वेस्ट कर दिया और फिर उसके बाद आपके पास नहीं है, उसकी वजह से कोई इश्यू ना हो जाए बाकी बाद में। और वैसे मैं आपको बताऊं, जो हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं ना, वो ये कि हम उससे काफी कम बजट में, जैसे अभी हमारा 5 CR का है हाँ बजट, जी, हाँ जी। तो अभी हम लोग जितना भी वर्किंग कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ सब कुछ 4 करोड़ के अराउंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमारे जो पार्टनरशिप है वो 5 करोड़ की है। तो मैं जितनी वर्किंग कर रहा हूँ, जितनी कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, वो सब कुछ 4 करोड़ के अंदर का कर रहा हूँ, 1 करोड़ सिर्फ बफर में रख रहा हूँ। ओके 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 ओके। ओके, सर लास्ट एक क्वेश्चन और प्लीज। ये था कि जैसे सपोज अभी जैसे अभी तो मैं ग्रुप में हूँ, बाद में इन केस मैं नहीं रहती हूँ, लेकिन मुझे इन्वेस्ट करना है एलएलपी में, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई नई एलएलपी बन रही है? तो ब्रिकशायर का एक अलग ग्रुप है, ब्रिकशायर का, जो यहाँ पे रियल एस्टेट है और जिसकी की कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप उस वाले ग्रुप में, आप उसमें ज्वाइन करने के लिए, जिसको भी वो रियल एस्टेट वाला ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आप इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल लिख सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर जाओगे, तो वहां पे आप लाइफ लॉन्ग रह सकते हो। वहीं पे सारे अपडेट्स आते हैं रियल एस्टेट के। ये ईमेल आईडी है। ओके। और बस मेरा थोड़ा ऑफ टॉपिक एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी सारा पोर्टफोलियो रेड में जा रहा है, तो वो कुछ डरने वाली बात है या? क्योंकि अभी ऐसा है कि जितना भी पैसा लगाया सब वो नेगेटिव नेगेटिव में शो हो रहा है। एज एन इन्वेस्टर देखो, हम सब पहले तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डिस्कशन हम नेक्स्ट वीक करेंगे, बट क्या डरना चाहिए? आंसर इज यस, थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऐसी चीजें आकांक्षा जो मेरे आपके कंट्रोल से बाहर है। कोई 2 देश हाँ लड़ाई जी, कर ले, कोई राइट। टैरिफ, वो हमारे आपके कंट्रोल से बाहर है। और एज एन इन्वेस्टर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि थोड़ा पैसा लिक्विड मनी रखना। अब चूंकि हम सब छोटे इन्वेस्टर है, किसी के पास ऐसा नहीं कि बहुत सारा फंड है तो लिक्विड मनी नहीं रख पाते, लेकिन हाँ लिक्विड जी, मनी का भाई प्लान सबको रखना चाहिए, कि अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश आ गया या कोई बहुत हाँ बड़ी जी, प्रॉब्लम आ गई, तो हम क्या करेंगे? तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसा आप कहाँ से लाओगे। अपना फ्रेंड से, अपने मम्मी पापा से, अपने दोस्त से, हो सकता है कुछ गोल्ड पड़ा हो, वो गोल्ड बेच के। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिल्वर और गोल्ड में पिछले 1.5 साल में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी, हाँ बहुत जी, सारी। मेरे बैक ऑफ द माइंड में क्या प्लान है? अगर कुछ मार्केट में प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता है बहुत सारी अच्छी कंपनीज है जो हमें बहुत पैसा कमा के देगी, तो मैं उन अपॉर्चुनिटीज को टैप करूंगा अपना गोल्ड और सिल्वर बेचकर, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत प्रॉफिट में हूं मैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और आप सबको पता है कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी है पिछले 1.5 साल में, तो मैं उनको बेचकर मार्केट में लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मैं कमा लूंगा। तो एज एन इन्वेस्टर मेरे सारे डिसीजन और स्ट्रैटेजी पैसे कमाने को लेकर है, कि मैं कहाँ पे क्या टैप करके कमा सकता हूँ। एक क्वेश्चन और था, क्या अभी गोल्ड और सिल्वर में और अपॉर्चुनिटीज आएंगी गोल्ड में आपके? यस, गोल्ड में यस कर सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू, बस ये सिल्वर बहुत क्वेश्चन। वॉलेटाइल रहता है, तो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए सिल्वर थोड़ा सा कॉशन के साथ बहुत रन दे चुका है, 3 लाख टच करेगा अगले हफ्ता, बहुत अच्छा है सिल्वर के लिए होपफुली। लेकिन गिरावट भी बहुत भयंकर आती है, बहुत भयंकर गिरावट आती है सिल्वर में जब भी आती है, तो थोड़ा ध्यान से। लेकिन गोल्ड आराम से कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन अभिषेक, हाय। थैंक यू सर। थैंक यू। Okay, I think we are done. Thank you so much everyone for making time on Sunday. I always enjoy talking to all of you. बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोग से कनेक्ट करके। तो चलो सब लोग 5 to ध्यान 10 लाख Thank you, सर, Ritesh. कब Thank you सर very much. अपडेट आएगा? सर कौन सी ईमेल पे करना है ज्वाइन करने के लिए, बस वो बता दो। हाँ हाँ दोस्त, ये वाली ईमेल आईडी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल देता हूँ। ये वाली ईमेल आईडी है जिसपे आपको ईमेल डालना है। 5 to 10 लाख वाला कब अपडेट आएंगे सर? सर कहाँ पे नहीं शो हो रही, मैंने इसलिए आपको एक बार पिन करा। ये brickshire@gmail.com दिख रही है क्या? मेरी स्क्रीन मैंने शायद शेयर नहीं करी, एक सेकंड देना, मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, अब हमने कहाँ कहा कि हम लोग कहाँ पहुंच गए? इंस्पायर कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।